थैंक यू नीलेश सर। आई गेस समय हो गया है, हम शुरू करते हैं और लोग ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे। वेलकम एवरीवन, नमस्ते सभी को। और विजुअल थिंकिंग की जो वर्कशॉप हम कर रहे हैं या डूडलिंग की जो हम वर्कशॉप कर रहे हैं, हम यही अगले 3 दिन में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये विजुअल थिंकिंग और कैसे है, क्यों है, और इससे क्या होने वाला है, क्या चीज़ें इससे निकल के आ सकती हैं। तो जस्ट शेयरिंग कि हमारा शेड्यूल कैसा रहने वाला है। तो हमारा शेड्यूल टाइम तीनों दिन का सेम है, 4th 5th 6th का, 7 to 8:30 PM, राइट। एंड पहले दिन हम कुछ बेसिक टेक्निक्स, आइकन, शेप, ह्यूमन फिगर्स का देखने वाले हैं। दूसरे दिन माइंड मैपिंग, मेटाफर्स, कबीर के दोहे। और डे 3 में स्टोरीज पे हम थोड़ा सा चलेंगे, स्टोरी बोर्डिंग पे, विजुअल स्टोरी टेलिंग के टेम्पलेट्स क्या होते हैं। और हर दिन कुछ कुछ असाइनमेंट रहने वाले हैं, राइट। बट विजुअल थिंकिंग कहाँ पे फर्क करता है, वो अगर हम देखें तो एक मैं स्टॉप करता हूँ, राइट। और अपना कैमरा ऑन करता हूँ, राइट। तो अगर आप आपके सामने एक पेज होगा और ये पेज आपको दिख रहा होगा कि अभी मैंने आपको ना एजेंडा बताया एक टेक्स्ट फॉर्म में, बट ये जो एजेंडा है ये थोड़ा सा ड्राइंग फॉर्मेट में है ना। अब इसमें हम देखते हैं कि आज का एजेंडा हमारा कैसा है और क्या है, राइट। तो पहले हम इंट्रो से स्टार्ट करेंगे, फिर हम कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस करेंगे। देन हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है व्हाट, हाउ एंड व्हाट ऑफ विजुअल थिंकिंग। फिर हम कुछ मटेरियल्स और विजुअल थिंकिंग के यूजेस पे बात करने वाले हैं। देन हम चलेंगे कुछ ड्राइंग पे, फिर हम चलेंगे कुछ असाइनमेंट पे, एंड में कुछ गिफ्ट्स हैं, और उसके बाद Q&A, राइट। तो ये जो एजेंडा है, ये जो इस तरीके से बना हुआ एजेंडा है, और जो पहले मैंने एजेंडा 3 दिन का शेयर किया, बहुत एक सिंपल सा फर्क है दोनों में, है ना। कि वो बहुत टेक्स्ट टेक्स्ट था, और ये थोड़ा सा इस तरीके से है कि हमें एक रोड मैप दिख रहा है कि हम पहले क्या करने वाले हैं, बाद में क्या करने वाले हैं, और हर एक चीज का एक विजुअल डायग्राम बना हुआ है, राइट। तो ये क्या फर्क होता है, इसी को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, सिर्फ टेक्स्ट लिखने में, सिर्फ स्पीच लिखने में, और किसी भी चीज को विजुअली है ना बताने में कि ये विजुअली कैसे दिखने वाला है या क्या उसका फर्क पड़ने वाला है। ओके, मैं वापस चलता हूँ। किसी के भी अगर बीच में भी कोई सवाल आए तो आप है ना जरूर पूछिएगा। ये हमने देखा, दिस इज अबाउट मी। मेरा नाम अभिषेक है, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, और मेरा विजुअल थिंकिंग या इलस्ट्रेशन मेन काम नहीं है। मेरा मेन काम साइंस के एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन करना है। साइंस को हम कैसे मजेदार कर सकते हैं, उसको थोड़ा बच्चों तक पहुंचाता हूँ, टीचर्स तक पहुंचाता हूँ, वर्कशॉप्स करता हूँ, उसकी एक्सपेरिमेंट्स को प्लान करता हूँ। एंड बच्चों के साथ काम करते करते ये समझ में आया कि सिर्फ साइंस से काम नहीं चलेगा, बच्चों के लिए स्टोरीज भी चाहिए, बच्चों के लिए पोएम्स भी चाहिए, बच्चों के लिए ड्राइंग्स भी चाहिए। तो वहां से वो जर्नी स्टार्ट हुई। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको आर्ट से बहुत डर लगता था, तो सिमिलर मेरी भी कहानी वही है कि बचपन से मुझे भी यही कहा गया कि मेरी आर्ट बहुत खराब है, और उसको मैंने भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर दिया, राइट। और फिर कैसे उसको बैरियर को ब्रेक किया और कैसे विजुअल थिंकिंग पे, डूडलिंग पे पहुंचा, वो अगर मैंने कर लिया तो फिर आप भी कर सकते हो, राइट। तो अभी मैं विजुअल स्टोरी टेलर भी हूँ, इलस्ट्रेटर भी हूँ, विजुअल फैसिलिटेटर भी हूँ। इसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे कि एक इलस्ट्रेटर और एक विजुअल फैसिलिटेटर में क्या डिफरेंस है। हम थर्ड डे पे इस पे चलेंगे कि क्या क्या अंतर होता है एक विजुअल थिंकर में और एक विजुअल फैसिलिटेटर में। एक यूट्यूब चैनल भी है मेरा, स्टडी लैब्स पे, और वो भी आप देख सकते हो अगर साइंस या इलस्ट्रेशन में आपको इंटरेस्ट हो। ओके, तो एक हमने देखा वापस टेक्स्ट के फॉर्म में, हमने देखा कि कैसे हम है ना दिखा सकते हैं अपने बारे में। बट ये एक विजुअल रेज्यूमे है, राइट। अब ये विजुअल रेज्यूमे कैसा दिख रहा है कि एक ये इनसाइड है, राइट, और एक ये आउटसाइड की कुछ दुनिया है। तो अगर मेरे इनसाइड के बारे में आप बात करें तो इसमें ट्रैवलिंग है, फैमिली है, फैमिली से बहुत कनेक्ट रहता हूँ और उनके लिए काफी इमोशंस है। अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड इमोशंस, राइट। तो साइकोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट है कि कैसे माइंड वर्क करता है, कैसे इमोशंस वर्क करते हैं। आई एम ऑल्सो टीचर बाय हार्ट,
सुनना, लोगों की कहानियाँ सुनना, उनके बारे में जानना मुझे काफ़ी पसंद है और किताबें मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरा इंटरनल इंट्रोडक्शन है। अगर बाहर बात करें एक्सटर्नल की, तो मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, राइट? बताया मैंने, साइंस कम्युनिकेटर हूँ, एक यूट्यूब चैनल है, विजुअल फैसिलिटेटर, को-क्रिएशन विद डिफरेंट कलेक्टिव्स, बहुत सारे कलेक्टिव्स के साथ जुड़ के चीज़ों को क्रिएट करने की कोशिश रहती है। एम्पावर टू आइटरेट, इस पे हम सेकंड डे बात करेंगे। ये आइटरेशन क्या है और कैसे इसको हम है ना विजुअल थिंकिंग या जनरली हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें कैसे एज़ अ माइंडसेट हम आइटरेशन को ले सकते हैं। एक और बड़ा ट्रेट जो मुझे लगता है जिससे मुझे होपफुली छुटकारा पाना है कि कैरिंग द वेट ऑफ द वर्ल्ड ऑन माय शोल्डर, कि दुनिया का बहुत ज़्यादा है ना भार अपने कंधों पे ले लेता हूँ। और उससे उससे आई होप कि अगली बार या कुछ सालों बाद जब मैं विजुअल रिज्यूमे बनाऊँ, तो ये वहाँ से हट जाए। इसको मैं पेज पे भी दिखाता हूँ, राइट? तो ये कुछ इस तरीके से पेज पे दिखता है। अगर आपको अ, हाँ, अगर आपको इसमें अभिषेक वाली आईडी पे दिख रहा होगा, तो वहाँ पे आपको विज़िबल होगा, राइट? तो ये पेज पे कुछ इस तरीके से है, राइट? एंड इसका आप बड़े प्रिंट पे भी निकाल सकते हो, एक छोटा आप रिज़्यूमे जब बना के भेजते हो, तो उसके साथ इसको भेजा जा सकता है। अ अ, आप इसको छोटे कार्ड्स पे प्रिंट कर सकते हो, आप इसको बड़े से बैनर पे प्रिंट करके अपने ऑफ़िस में या अपने जो घर है वहाँ पे कहीं लगा सकते हो, एंड इट रिमाइंड्स कि अच्छा एक बाहर की दुनिया है, बट एक अंदर की भी दुनिया है साइमल्टेनियसली, और उसमें भी कुछ-कुछ चीज़ें ऐड होती हैं, कुछ-कुछ चीज़ें खत्म हो जाती हैं वक़्त के साथ। तो आई जस्ट वांट टू टेक कि आप 2 मिनट का समय लीजिए, है ना? और आपके पास पेज होगा, पेंसिल होगा, पेपर होगा। जस्ट क्रिएट नॉट ड्रॉ, बट आप पॉइंटर्स में लिख लो कि कौन से 4-5 चीज़ें हैं जो आप अपने इंटरनल में रखना चाहोगे और कौन सी 4-5 चीज़ें हैं जो आप अपने एक्सटर्नल में रखना चाहोगे। एंड देन हम 2 मिनट का समय लेते हैं। ये इसलिए क्योंकि जो आज के दिन में हम एंड में कुछ करने वाले हैं, वहाँ पे वो काम आएगा। अभी ड्रॉ नहीं करना है, जस्ट आप वो पॉइंटर में लिख लो कि आपका अगर विजुअल रिज़्यूमे आपको बनाना हो तो आप इंटरनल में क्या-क्या चीज़ें लिखोगे अपने लिए और अपने लिए एक्सटर्नल में क्या-क्या लिखोगे। और जैसे ही आप लिख लो, है ना, तो एक थम्स अप का साइन आप दे सकते हो। क्लियर है सभी को? ठीक है। तो आपका इंटरनल क्या है और आपका एक्सटर्नल क्या है? हेलो। हाँ। हाँ, ना मुझे ना फिर से एक बार समझना है कि करना क्या है अभी? हाँ। तो जैसे मैंने अपना इंटरनल और एक्सटर्नल एक एक ये विजुअल रिज्यूमे है मेरा, राइट? ये आप देख रहे हो ना कि एक विजुअल रिज्यूमे है, हुँ, हुँ। जो मेरे बारे में बताता है कि कौन-सी चीज़ें हैं जो मुझे इंटरनली डिफाइन करती हैं, कौन-सी चीज़ें हैं जो मुझे एक्सटर्नली डिफाइन करती हैं, राइट? जैसे मैकेनिकल इंजीनियर मेरा एक एक्सटर्नल आइडेंटिटी है, बट हाँ, मुझे ट्रैवलिंग करना पसंद है, ये इंटरनल मेरी रियलिटी है। तो हुँ, 2 मिनट का समय लेके, हुँ। है ना, आपका इंटरनल रियलिटीज़ और आपकी एक्सटर्नल रियलिटीज़ क्या हैं, वो है ना, आपको बस नोट डाउन करना है, ड्रॉ नहीं करना है अभी कुछ, सिर्फ़ नोट डाउन करना ओके, समझ गई, ठीक है। है। हाँ, हम 2 मिनट का टाइम लेंगे इसके लिए।
ओके, लास्ट 30 सेकेंड। जो भी आपको अभी है ना, बहुत ज्यादा इससे समय नहीं लेंगे, जो भी आपको टॉप ऑफ द माइंड याद आ रहा है, आप बस उसको है ना जल्दी से नोट कर सकते हो कि ये मेरी इनर रियलिटी है और ये मेरी आउटर रियलिटी। ओके, आई होप कि सबका हो गया होगा। आप लोग लिख पाए क्या? अगर आप बता पाए चैट पे और या वॉइस पे, No, हो पाया Abhishek, क्या? we need 2 more minutes. ओके, गिविंग 1 more minute, 1 मिनट और, 1 मिनट और। शुभांगी, थोड़ा जल्दी, जो भी आ रहा है, क्योंकि ये हमें बाद में यूज आएगा, इसीलिए इसको अभी कर लेते हैं 2 मिनट का समय लेके, बट आपको बाद में भी समय मिलेगा। ओके, शिल्पी जी, श्रुति, ठीक है, बढ़िया। कुछ कुछ लोगों का हो गया, ओके, ठीक है। जिनका नहीं हुआ है, परेशान होने की बात नहीं है, आपको बिल्कुल आगे भी जरूरत में समय मिलेगा। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं थोड़ा सा डाइवर्सिटी देखते हैं। मतलब आपने मेरे बारे में देखा, बट इस ग्रुप की डाइवर्सिटी देख लेते हैं, क्योंकि जो हम अगले 2 दिन में कुछ कॉन्टेक्ट लेंगे, कुछ मेटाफर्स लेंगे, वो इसी इसी डाइवर्सिटी के थ्रू निकल के आने वाला है। तो हमारे ग्रुप में टीचर्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं, फैशन स्टाइलिस्ट है, मर्चेंट नेवी से है, पॉटर है, इन्वायरमेंटलिस्ट है, कॉर्पोरेट सेक्टर से है, सोशल पॉलिटिकल लीडर है, योगा टीचर है, इंजीनियर है, एंटरप्रेन्योर है, रिसर्चर है, और स्टूडेंट्स हैं, राइट। तो ये इस तरीके का एक डाइवर्स ग्रुप है। स्टूडेंट यानी जो 12th कर चुके हैं, उसके नीचे के स्टूडेंट्स अभी इस कोहोर्ट में नहीं। अगर लोकेशन की डाइवर्सिटी देखें तो हम ऑलमोस्ट 16 स्टेट्स और 26 सिटीज से आए हुए हैं सारे। और एक उदय हॉलैंड से ज्वाइन कर रहे हैं। तो या ये हमारी डाइवर्सिटी है कि हम अलग अलग 26 शहरों से इस कोहोर्ट में जुड़े हुए हैं। ओके, तो ये हमारी बहुत पहली छोटी सी एक्टिविटी है, कि आज का आपका फेस ऑफ द डे क्या है। पूरा दिन आप एक बार रिफ्लेक्ट करो एंड ट्राई टू ड्रॉ दिस दिस फेस, है ना, जो भी जिस भी फेस के साथ। आई नो कि थोड़े ऑप्शंस लिमिटेड हैं, 4 ही ऑप्शंस हैं, बट जिससे भी आप एसोसिएट कर पा रहे हो इस वक्त, उस फेस को आप थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करके देखो। एंड अगर आप शो भी कर पाओ, है ना, वीडियोस पे, तो वो और बेटर है। ड्रॉ करने के बाद अगर आप शो कर पाओ कि कैसा ड्रॉ हुआ, जस्ट जस्ट एक ग्लिम्स के लिए, कि कैसा आप, है ना, कौन से इमोशंस के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हो, कैसा इमोशन है इस वक्त का। राजीव जी, नीलेश, नीलेश जी थोड़ा सा ऊपर करेंगे क्या? हाँ, बढ़िया, हाँ, विजिबल हो गया। बढ़िया, आपका नाम 78C38 करके लिखा है, बट बढ़िया बना था। रश्मि जी, श्रुति, निकिता, सही है, बढ़िया। जितेंद्र भाई, बढ़िया है, सही है। ओके, तो थोड़ा सा चेक इन हो गया कि कौन कैसा फील कर रहा है। पृथ्वी, सही है, बड़े।
तो थोड़ा-सा चेक इन हो गया, है ना? तो ये चेक इन करने का भी एक तरीका है कि हम विजुअली चेक इन कर सकते हैं रादर दैन, है ना, सिर्फ़ एक क्वेश्चन पूछने के। तो ऐसे अगले 3 दिन में कुछ-कुछ आपको ऐसे तरीके भी बताता रहूँगा जो आप अपनी टीम में यूज़ कर सकते हो, जो आप अपने बच्चों के साथ अगर कोई टीचर हो तो वो बच्चों के साथ यूज़ कर सकते हो, या आप अगर किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में हो तो वहाँ पे अपनी टीम्स के साथ यूज़ कर सकते हो कि कैसे है ना, हम विजुअली लोगों को एंगेज कर सकते हैं। बट क्यों करना है ना? क्यों करना है, ये विजुअल थिंकिंग क्या है? तो उसके 3 मेन एस्पेक्ट को हम थोड़ा-सा समझते हैं नेक्स्ट 5 मिनट्स, और फिर हम ड्राइंग्स पे चलेंगे बनाने पे। बट ये थ्योरी थोड़ी-सी समझनी ज़रूरी है कि होता क्या है विजुअल थिंकिंग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाय से, है ना? तो क्यों ज़रूरी है? विजुअल थिंकिंग अगर आप देखो तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे मेन एस्पेक्ट है विजुअल थिंकिंग का, वो है लर्निंग का। कि हमारी जो लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाती है, और ऐसा नहीं है कि बस बोलने के लिए एनहांस हो जाती है। इसका साइंटिफिक एक बैकिंग है कि जो हमारा न्यूरॉन्स होता है, टोटल जो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, उसका 75% विजुअल न्यूरॉन्स होते हैं। मतलब हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, और उसमें से टेस्ट है, साउंड है, टच है। बट 75% जो न्यूरॉन्स हैं, वो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। अगर हम लोगों के साथ बात कर रहे हैं, अगर हम खुद से भी कुछ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें अगर वो डायग्राम्स का यूज़ हो रहा है, तो वो जो रिटेंशन है कंटेंट का, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, राइट? तो ये एक मतलब बहुत बड़ा एस्पेक्ट है विजुअल थिंकिंग का, कि हम टेक्स्ट में उतना नहीं सोचते हैं, या हम बाकी सेंस ऑर्गन से जितना ज़्यादा कलेक्ट करते हैं उसका 75 मतलब 75% हम अकेले आईज़ के थ्रू या विजुअल्स के थ्रू कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये और भी इसमें बहुत सारे हैं, बट ये सबसे बड़ा है कि हम उसी एजेंडे को टेक्स्ट में देख रहे हैं, और उसी एजेंडे को हमने विजुअल्स में देखा। प्लस विजुअल जो थिंकिंग है, या विजुअल्स जो हैं वो बहुत सटल चीज़ें भी कन्वे करता है। जैसे अगर हम पहले वाली इमेज को देखें, तो यहाँ पे जब मैं ड्रॉ कर रहा था, तो मैं जनरली जो होते हैं, राइट? कोई भी इमोशंस नहीं दिखाता, मेरे फेसेस ज़्यादातर ब्लैंक रहते हैं। बट इसमें मैंने जानबूझ के एक मतलब फेस दिखाया है, और स्माइलिंग फेस दिखाया है, कि ये जब ड्रॉ कर रहा है तो इसको देख के मज़ा आ रहा है, इसको बना के मज़ा आ रहा है, इसको सीख के मज़ा आ रहा है। तो अभी हो सकता है कि आपने इसको बहुत ध्यान से देखा भी ना हो, आपके है ना ध्यान इस पे और इधर-इधर हो, और आपने सिर्फ़ एक नज़र इसको देखा हो। बट आपके माइंड में वो है ना इन्फॉर्मेशन चली गई कि अच्छा, विजुअली चीज़ों को करना एक फन एक्सपीरियंस होता है, एक एन्जॉयबल एक्सपीरियंस होता है। जस्ट कि एक ये लाइन ऐसे बनी हुई है। यही लाइन अगर थोड़ी कुछ और तरीके से बनी होती तो एक बहुत डिफरेंट इमोशन बगैर मेरे बोले, ये तो मैं अभी बता रहा हूँ कि ऐसा मैंने बनाया है, तब आपका थोड़ा और ज़्यादा ध्यान जा रहा है। बट अगर नहीं भी बताता तो भी एक सबकॉन्शियस लेवल पे आपका वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई है, और वो आपके मन में बैठी रहती है कि विजुअल क्या होते हैं, मज़ेदार होते हैं उनको ड्रॉ करना, या आप इस इमेज से ग्रैस्प करके सबकॉन्शियसली लेके जाते हैं। अ, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कम्युनिकेट फास्टर, कम्युनिकेशन हमारा बहुत फास्ट हो जाता है। प्रोसेस बहुत क्लैरिफ़ाई हो जाती है। क्रिएटिविटी बढ़ती है, फन होता है, आइडिया जनरेट करने के लिए बहुत मज़ेदार चीज़ है। टू द पॉइंट रहता है, राइट? सिम्प्लीफाई कर देती है चीज़ों को। और टेक्स्ट रीडिंग कैपेसिटी जो है इस जनरेशन की वो घट रही है ना? हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, जो आज की यंग जनरेशन है। तो उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए आगे के कुछ सालों में विजुअल्स एक बहुत बड़ा चीज़ है। आज के टाइम में भी टेक्स्ट भी बहुत छोटे हो गए हैं, है ना? हम बिकॉज़ की जगह हम उसको बहुत शॉर्ट में कुछ लिखते हैं, है ना? तो कैसे हम विजुअल्स के थ्रू अपनी कम्युनिकेशंस को कर सकें। तो ये आपका एक असाइनमेंट भी रहेगा, है ना? कि आप ये जो शब्द लिखे हुए हैं, हम कोशिश करेंगे कि आज की क्लास के बाद आप एटलीस्ट इन शब्दों को थोड़ा-सा सोच पाओ कि कैसे हम ये जो इतने सारे टेक्स्ट हैं, इसको कैसे विजुअल्स में कन्वर्ट करें। ये आपका एक असाइनमेंट रहने वाला है, इसीलिए मैंने इसको इस टेक्स्ट फॉर्मेट में छोड़ा हुआ है, और हम कल इस पे फिर से एक बार आएँगे। बात कर लेते हैं हाउ, राइट? तो सॉरी हाँ, टू इंटरप्ट हाँ, अभिषेक, हाँ, बिल्कुल, जो बिल्कुल। आपने 1+1 = 3 दिखाया था लास्ट स्लाइड में, उसको थोड़ा बताएंगे? हाँ। 1 + 1 = 3 ऐसा रहता है कि जैसे 2 हमारे नोशंस है ना, 1 + 1 = 2 और 1 + 1 = 11। तो एक तो थोड़ा एक डिफरेंट एंगल देना, प्लस अबंडेंस को दिखाना कि विजुअल में जब हम कोई चीज़ को प्रेज़ेंट करते हैं, तो वो हमेशा 1 + 1 = 2 नहीं होता, मतलब उससे ज़्यादा होता है।
तो वो एक ज़्यादा होता है और उस थॉट को हम उसमें डिपिक्ट कर रहे हैं, राइट? कि विजुअल जितना दिख रहा है, तो 80% हमें दिखता है, 20% हम अपने आप से भी या जो है ना देखने वाला है, वो खुद से उसको फ़िल करने की कोशिश करता है। तो उस बात को थोड़ा-सा रिप्रेज़ेंट कर रहा है 1 + 1 = 3। ये कैसा है कि ये लोगों ने बताए हुए हैं कि जब उन्होंने वर्कशॉप की, जब मैंने वर्कशॉप की और उन्होंने बताया कि क्या लगता है ना? क्यों इम्पोर्टेंट है? थर्ड लास्ट डे पे अगर मैं आपसे पूछूँगा कि आपको क्या लगता है, तो आपके ऐसे ही आंसर्स होंगे और इससे भी ज़्यादा आंसर्स होंगे, राइट? तो वो कुछ आंसर्स जो और लोगों ने दिए हुए हैं, उस आंसर्स को मैंने इस शीट पे रखा है। तो किसी ने 1 + 1 = 3 कहा, किसी ने फन कहा, किसी ने क्रिएटिविटी कहा कि एक्सपैंड हुई, किसी को लगा कि ड्राइंग इज़ अ गिफ्ट, राइट? अ, हाँ, ओके। तो हाउ पे अगर हम चलें कि कैसे करें, है ना? बहुत सारे लोग जैसे मेरे लिए भी खुद ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि हमारे यहाँ आर्ट को एज़ अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, राइट? कि एक सब्जेक्ट है, उसमें यही बनाना है, ऐसा ही बनाना है, एक उसका स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और फिर उसमें हमें नंबर्स मिलेंगे। बट कैसे हम आर्ट को एक एक लैंग्वेज की तरह देखने वाले हैं? रश्मि जी आपका हाँ, आप हैंड रेज़ है आपका। अभिषेक, आई वाज जस्ट वंडरिंग कि जो पर्सन फ्रॉम हॉलैंड है उनको हिंदी से परेशानी नहीं हो रही होगी ना? किससे? द पर्सन हु हैज जॉइन्ड इन फ्रॉम हॉलैंड, आई डोंट सर नो, ऐसे जस्ट मध्य प्रदेश से नहीं, नहीं, ही नहीं। हूँ। हाँ, हाँ, वो मतलब है इंडियन बट जॉइन हॉलैंड से कर बट थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इट अप फॉर द कंसर्न। ओके तो कैसे आर्ट को एज़ अ सब्जेक्ट ना ट्रीट करके एज़ अ लैंग्वेज अगर हम ट्रीट करें, तो इसमें 2-3 चीज़ें करनी पड़ती हैं, राइट? सबसे पहले तो आपको इनिशियली अपने ब्रेन को फूल करना पड़ेगा, है ना? इतने सालों की कंडीशनिंग है कि मेरी आर्ट खराब है या मेरे से आर्ट नहीं होगी या मेरे से इलस्ट्रेशन नहीं होगा, है ना? तो कुछ भी नया चीज़ करने के लिए सबसे पहले ब्रेन में वो बायस क्रिएट करना पड़ता है ना? आपको एक नई चीज़ बतानी पड़ेगी। आपको अपने दिमाग को ना थोड़ा-सा फूल फूल करना पड़ेगा, है ना? बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा। और अगर मैं साफ-साफ बताऊँ आपको, तो ये आर्ट की वर्कशॉप नहीं है। हम 3 दिन आर्ट की बात नहीं करने वाले हैं। थोड़ा-सा आपको शॉक लगेगा कि अरे है ना आर्ट के लिए या डूडल्स या इलस्ट्रेशंस के लिए ही तो साइन अप किया था। बट ये एक लर्न कम्युनिकेशन को कैसे हम विजुअली कर सकते हैं, है ना? बातचीत को कैसे हम विजुअली करें, इसके ऊपर वर्कशॉप है। तो हम विजुअल थिंकिंग, विजुअल कम्युनिकेशन करने वाले हैं। उसके अंदर आर्ट अपने आप में है। बगैर आर्ट किए विजुअल थिंकिंग नहीं हो सकती। तो हम एक बड़ा बड़ा ब्रैकेट देखने वाले हैं अगले 3 दिन में। आपको बिल्कुल पहली चीज़ वही है, आर्टिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको पिकासो या है ना, लियोनार्डो डा विंची या और भी जितने भी फ़ेमस है ना, पेंटर्स हैं या आर्टिस्ट हैं, वैसा होने की ज़रूरत नहीं है। अ, दूसरा पॉइंट कि ड्राइंग जो है ना, वो बहुत बेसिक इंस्टिंक्ट है। जैसे खाना, है ना, सोना, वैसे ही आर्ट करना एक बहुत बेसिक इंस्टिंक्ट है हमारे लिए। हम जब आर्ट करते हैं बचपन में, तो आपने देखा होगा कि बच्चे कुछ भी पेन लेते हैं, तो वो लिखते नहीं है, वो आर्ट ही करते हैं, वो इधर लाइनें चलाते रहते हैं, राइट? या मिट्टी में अगर बैठे हुए हैं, तो वो कुछ शेप्स बनाएँगे। तो 2 ही चीज़ें करते हैं बच्चे, या तो उसमें फिज़िक्स लगाते हैं साइंस या फिर आर्ट लगाते हैं, या तो उसको फेंकेंगे चीज़ों को या तोड़ेंगे या जोड़ेंगे। तो या तो है ना, उसमें साइंस लगा रहे होंगे, उसको गिराएँगे या फिर उसमें आर्ट लगा रहे होंगे, अरेंज करके देखेंगे कि ऐसे-ऐसे रख के देखते हैं क्या दिखेगा, कैसा दिखेगा या कुछ है ना, खींच के देखते हैं कैसा दिखेगा। तो बच्चे बचपन से ही वो आर्ट का रहता है बट क्योंकि हम एज़ अ सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं और नंबर्स होते हैं, ग्रेडिंग्स होते हैं, तो वो अपने आप में एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जस्ट ट्रस्ट योर बेसिक इंस्टिंक्ट, यू कैन ड्रॉ, है ना? तीसरा है कि जो आपसे बेटर ड्रॉ करते हैं, उन्होंने बस आपसे ज़्यादा प्रैक्टिस की है, इस बात का ध्यान रखना है। तो अगर आप भी थोड़ी-सी प्रैक्टिस करोगे, तो आप भी बड़े आराम से उसी लेवल की इलस्ट्रेशंस, उसी लेवल का डूडल बना सकते हो। तो ये 3 चीज़ें कि आर्टिस्ट होने की ज़रूरत नहीं, ड्राइंग हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट है और हमें सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जिन्होंने जो हमसे बेटर बनाते हैं, उन्होंने हमसे ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है। व्हाट की अगर हम बात करें, है ना? कैसे, है ना? तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है टेक द जंप, विजुअल करेज जिसको हम कह सकते हैं। यूज़फुल इंस्टेड ऑफ प्रेटी ड्राइंग, हमें यूज़फुल ड्राइंग्स बनानी है। हम है ना प्रेटी ड्राइंग्स की तरफ बिल्कुल नहीं जाएँगे कि हमारी दिखने में सुंदर हो ऐसा कोई रूल नहीं है। यूज़फुल हो, लोगों को वो कन्वे कर पाए बातों को,
उतना ज़रूरी है, राइट? और लेस इज़ मोर, ये भी हम आगे देखेंगे कि कैसे लेस इज़ मोर होता है। तो सबसे पहले तो यही है जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी करेज, है ना, विजुअल करेज जिसको कहते हैं, टेक द जंप, वो आप लोग ले चुके हो और इस सेशन में हो। नेक्स्ट आता है बिल्डिंग अ विजुअल वोकैब्युलरी। तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप रहने वाला है इस पूरी जर्नी में, कि आप आइकन्स, मेटाफर्स, टेम्पलेट, कम से कम आपके पास 100-200 है ना आइकन्स होने चाहिए। आप जब भी पहली बार स्कूल गए होगे तो पहले दिन आपने नहीं कहा होगा, है ना, कि मुझे लेटर लिखना है या मुझे ऐसे लिखना है या मुझे सॉन्ग्स लिखने हैं, है ना? आपने पहले वो अल्फ़ाबेट सीखे होंगे, पहले आपने वो शब्द सीखे होंगे और फिर आप उस कंस्ट्रक्शन के लेवल पे गए होंगे जहाँ पे अब आप कुछ लिख सकते हैं, जहाँ पे आप अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट कर सकते हैं लिख के। तो वैसे ही इसमें भी है कि हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि हमारे पास एक वोकैब्युलरी होनी चाहिए, हमारे पास कुछ आइकन्स होने चाहिए कि कैसे हम उन चीज़ों को दर्शाएँ। फिर पोस्टर्स एंड विजुअल स्टोरीज पे हम चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जब आपके पास वो भाषा आ गई, है ना, वो आइकन्स आ गए, वो चीज़ें आ गईं, तो फिर आप क्या करते हो, कुछ-कुछ क्रिएट करना स्टार्ट करते हो, एक स्टोरी में उनको भरना स्टार्ट करते हो, एक पोस्टर बनाते हो या रोड मैप बनाते हो, या टीम का कुछ विज़न बनाना है वो बनाते हो, या स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ शीट बनाते हैं कि उसके एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का स्ट्रेंथ क्या-क्या है, राइट? जैसे हमने अपना विजुअल रिज्यूमे बनाया, वैसे हम स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस बना सकते हैं। कैसे ये 4 चीज़ें स्ट्रेंथ हैं, ये 2 चीज़ें वीकनेसेस हैं। तो हम वहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं पोस्टर एंड विजुअल स्टोरीज़ में। तीसरा जो स्टेप आता है वो विजुअल फैसिलिटेशन का आता है, जिसमें हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं लोगों के साथ मिलके। रिफ्लेक्शन रिट्रीट्स में हम उनको लेके आ सकते हैं प्रैक्टिसेस को, कोलैबोरेशन कर सकते हैं, क्लासरूम टीचिंग में लेके आ सकते हैं, विजुअल एक्सरसाइज़ेस कर सकते हैं लोगों के साथ, ग्रुप के साथ। तो ये जो पहला 2 स्टेप है, ये अपने तक रहता है। जब यहाँ पे हम वोकैब्युलरी सीख रहे हैं, तो भी अपने में ही सीख रहे हैं, खुद से ही सीख रहे हैं, देख रहे हैं, बना रहे हैं। जब हम विजुअल स्टोरीज़ बना रहे हैं, तो भी हम इंडिविजुअली ही वो करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? पर जब हम एक ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं और अब उस ग्रुप को भी आर्ट में इन्वॉल्व करना है कि वो भी अपने आइडियाज़ को आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस करें। वो भी अपने, है ना, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो हम आर्ट के थ्रू डिपिक्ट कर सकें, विजुअल थिंकिंग में उन चीज़ों को लेके आ सकें। तो यहाँ पे थोड़ा समय लगता है ना? मैं अब 2 साल, 3 साल मेरा हो रहा है, तब मैं अब विजुअल फैसिलिटेशन में जा पाया हूँ। अब मैं दूसरों से भी वो करवा पाता हूँ, राइट? तो यहाँ पे वी वाली बात आ जाती है, यहाँ आई और यहाँ आई चल रहा है, यहाँ पे वी चल रहा है और ये फाइनल है। यहाँ तक हमें पहुँचना, मतलब हमारा जो एंड गोल होगा अगले 1 साल का, 2 साल का, अपने-अपने प्रैक्टिस के ऊपर है। बट हम कैसे अपने बच्चों को इन्वॉल्व कर सकें, हम अपने ऑर्गनाइज़ेशन की जो मीटिंग्स हो रही हैं, उसमें कैसे विजुअल थिंकिंग को लेके आ सकते हैं, वो यहाँ पे हम कुछ टेम्पलेट्स में शेयर करूँगा अभी भी। तो ये हमारा व्हाट हुआ और इसके बाद बस अब ये देख लेते हैं कि मटेरियल्स और इसका स्कोप ऑफ यूज़ क्या है एंड देन हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं वापस पे आता हूँ और इसका स्पॉटलाइट रोक देता हूँ। Abhishek, will you be sharing this presentation with us later? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं ये पीपीटी भी शेयर कर दूँगी। अच्छा, great. हाँ, तो आपने सबसे पह रिट्रीट्स के बारे में लिखा है, जस्ट क्यूरियस अबाउट इट, आप हाँ, बाद में भी ले सकते हैं, आई डोंट वांट टू इंटरप्ट। रिफ्लेक्शन रिट्रीट्स, थोड़ा उसके बारे में अगर आप बताना चाहें, बाद में भी बता सकते हैं। मैं थोड़ी हाँ, उत्सुक हूँ। ठीक है, मैं उसी से स्टार्ट कर देता हूँ। तो हम स्कोप की बात कर रहे थे ना कि ये कहाँ-कहाँ इसका स्कोप है। तो जैसे रिफ्लेक्शन में क्या होता है ना, रिफ्लेक्शन या जनरल जो क्लास भी चल रही है और उसमें कुछ चल रहा है, तो रिट्रीट्स में आप मान लो कि जैसे ये कुछ चल रहा है और इस तरीके से हम अपनी जो डायरीज़ हैं, जब हम रिफ्लेक्शंस कर रहे हैं या नोट्स ले रहे हैं, तो हम इस तरीके से टेक्स्ट के फॉर्म में ना लेके हम कैसे कर सकते हैं कि वो आप ऐसे देख रहे होंगे कि यहाँ, है ना, कुछ-कुछ इमेजेस हैं। ये सारी चीज़ें जो कन्वे हो रही हैं, ये सारी चीज़ें जो कन्वे हो रही हैं, वो मतलब इमेजेस में कन्वे हो रही हैं, है ना? और ये मैंने एक्चुअली एक वीडियो का बनाया हुआ है, तो यहाँ पे आपको वो नंबरिंग भी चलते हुए दिखेगी कि ये
जैसे 4th वीडियो है तो उसका ये है ना 22nd वाला जो पॉइंट मुझे नोट करना था, या 23rd पॉइंट, या 25th पॉइंट, फिर इधर कुछ और पॉइंट है, तो वो पॉइंटर्स उस तरीके से हम ऐसे बनाते हुए, पहला स्कोप ये रहता है कि हम वीडियोस को कन्वर्ट कर सकते हैं, या हम क्लासरूम में जो नोट्स ले रहे हैं, या हम रिट्रीट्स में हैं, है ना, तो हम रिट्रीट्स में इस तरीके से कुछ विजुअल के थ्रू डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। रिट्रीट्स में भी कुछ रिसोर्सेज, जैसे हम कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं, वो हम 3rd डे पे देखेंगे कि कैसे हम एक्सरसाइजेस जो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में यूज हो सकती हैं। एक कॉन्टेक्स्ट ये है जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ये एक तोतो चैन करके किताब है, और उसके इलस्ट्रेशंस अगर आपने वीडियो में देखे होंगे, बट ये इस तरीके से बच्चों के साथ किया था कि एक-एक चैप्टर का है ना इलस्ट्रेशन क्रिएट किया, राइट? और ये इस तरीके से ये पेजेस खुलते चले जाते हैं, और ये 2nd पेज है, राइट? ये 3rd पेज है। तो इस तरीके से ये अपने आप में एक बुकलेट बन गई है, जिसमें एक-एक चैप्टर का डिटेल्ड इलस्ट्रेशन है, मतलब एक-एक लाइन का इलस्ट्रेशन अवेलेबल है। इसका एक और जो वेरिएशन है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इसी चीज़ को और कैसे वैरी कर सकते हैं। मैं शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन। राइट, यहाँ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक एक बुक है ना, और एनिलेशन ऑफ कास्ट है अम्बेडकर जी की, और उसमें ये जैसे चैप्टर 1 है, ये चैप्टर 2 है, ये चैप्टर 7 है, तो कैसे एक-एक चैप्टर को कन्वर्ट किया है। जैसे मान लीजिए कि अब मुझे पूरा वो चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 6th चैप्टर में वो कह रहे हैं कि अगर अलग-अलग कास्ट हैं, तो वो क्या करते हैं, जो देश है उसको अलग-अलग डायरेक्शंस में पुल करते हैं, है ना? एक कास्ट चाहता है कि ऐसे चले देश, दूसरा चाहता है ऐसे चले। उनका कहना है कि आस-पास रहने से समाज नहीं बनता, समाज बनता है संवाद से। यानी कम्युनिकेशन अगर रहेगा, बातचीत रहेगी, तो वो एक एक है ना समाज बन सकता है। तो 2 वेरिएशंस आपने देखे, एक जिसमें चैप्टर का पूरा-पूरा है ना कन्वर्जन किया, राइट? और दूसरा वेरिएशन जिसमें जिस्ट लिखा, और दोनों का अपना-अपना एक है ना बेनिफिट है कि कैसे हम पूरा चैप्टर भी खोल के देख सकते हैं, और उसमें भी फिर वही आता है कि हम बच्चे से जब डिस्कस करते हैं क्लासरूम के अंदर, तो बहुत अलग-अलग व्यूज़ निकल के आते हैं, राइट? एक मैं और आपको दिखाता हूँ। इस तरीके के कुछ कार्ड, मतलब आप अपना जो डेली का रिफ्लेक्शन रहता है, वो इस तरीके के कुछ कार्ड बना सकते हैं इलस्ट्रेशन। ये बेसिक इलस्ट्रेशंस हैं, लेकिन इस तरीके से भी ये बनाता हूँ, और फिर ये भी एक मेथड है कि अपने रिफ्लेक्शंस को, अपने थॉट्स को आप कैसे शेयर कर सकते हो, राइट? किसी के कोई सवाल हैं अभी तक स्कोप को लेकर के? मैं बस आपको थोड़े से डिफरेंट कि आप एक डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो, डायरी के फॉर्म में, आप बुक को कन्वर्ट कर सकते हो, और बाकी जो है वीडियो इलस्ट्रेशन वो आपने देखा होगा, या इस तरीके के जो छोटे-छोटे कार्ड्स होते हैं, उसमें भी आप इलस्ट्रेट करके, और है ना अपने जो थॉट्स हैं, अपने व्यूज़ हैं, वो एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, राइट? ओके, मुझे इस तो हम एक एक हाँ, पॉइंट मुझे ऐड करना था। अ, हाँ, बिल्कुल, अभ्यास के स्वरूप में डेली में कुछ ना कुछ होते रहता है। किसी के साथ बहस होती है, कोई तो 3 या 2 या 3 फ्रेम में अगर हम वो कर पाएँ, वो भी अच्छा एक्सरसाइज जैसा हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये वाला जो मैंने दिखाया ना कि रिफ्लेक्शन, वैसा हम रिफ्लेक्शन अगर करते हैं, और कुछ भी विजुअल थिंकिंग का मतलब ही वही है कि वी आर कम्युनिकेटिंग, हम अपनी बात लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? तो ठीक है। आर वी गुड? ग्रेट। बढ़िया। तो ये भी एक टेक्नीक है, आर वी गुड? एज़ अ टीचर, या अगर आप कोई रिट्रीट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो, आप कोई वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो, आप की टीम मीटिंग्स हो रही हैं, तो इस तरीके का आप एक बोर्ड लगा सकते हो, और ये एक रिमाइंडर हो सकता है लोगों के लिए। तो चलिए फिर अब शुरू करते हैं। काफ़ी हमने थ्योरी पढ़ी, बट वो भी ज़रूरी थी। तो हम कुछ शेप्स, शैडोज़, है ना, एरोज़,
ह्यूमन फिगर्स अभिषेक और भाई, आप टेक्स्ट। मटेरियल के बारे में बोलने वाले थे या मिस हो हाँ गया मैं वो? बोलता हूँ, हाँ नहीं ओके, नहीं मैं ठीक। बोलता हूँ, बट उसी पे बोलूंगा, मतलब वीडियो पे ही, क्योंकि अब वो पेज और उस पे भी हम चलेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। बस एक मिनट। ओके, मैं अपना कैमरा ऑन कर लेता हूँ और इसको स्पॉटलाइट पे डाल देता हूँ। हम सबसे पहले, अगर आपके पास पेंसिल है तो हम पेंसिल से ही स्टार्ट करेंगे, है ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप पेंसिल एंड देन पेन पे क्या होता है या डूडलिंग पेन पे क्या होता है उस डिफरेंस को एक्सपीरियंस करो। तो मैंने भी जो अपना पहला इलस्ट्रेशन बनाया था वो पेंसिल से ही बनाया था, है ना। मैंने कम से कम 4-5 दिन से पेंसिल से किया था। जब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि अच्छा अब थोड़ा समझ में आने लगा है, बनने लगा है, तब मैं फिर पेन पे गया। एंड देन पेन भी अगर आप देखो तो मैं डिफरेंट टाइप के पेन को यूज करता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर है ना, ये आप देखो तो ये ऑरेंज कलर का पेन है, राइट। तो ये ऑरेंज ऑरेंज कलर अगर कहीं चाहिए तो इस तरीके का पेन है, या डॉट पेन है कोई। ये थोड़ा सा है ना, इसका जो निब है ये थोड़ा सा थिक है ना। तो अलग अलग पेन्स का यूज करता ही हूँ मैं। फिर अगली जो कैटेगरी आती है वो आती है मटेरियल में। ये डूडल्स के कुछ पेन्स हैं, राइट, ये डूडलिंग पेन्स हैं। और फर्क बस इतना ही होता है कि इनका निब साइज अलग अलग होता है। जैसे इसको थोड़ा सा और पास में, तो अगर आप ये देखो तो ये थोड़ा सा लाइन जो है वो थिक है। ये वाला जो लाइन है ये उससे थोड़ा सा पतला है ना। ये वाला उससे थोड़ा सा पतला है, ये 0.3 का है ना, और ये 0.1 का है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से मेंशन रहता है कि ये 0.1 है, यहाँ पे ये मेंशन रहता है कि ये 0.3 है, राइट। तो ये 0.1 0.3 अलग अलग निब साइज होने की वजह से हमें कई जगहों पे थोड़ा मोटा चाहिए चले, और कई जगहों पे चाहिए कि वो थोड़ा सा थिन चले। तो वो के लिए कर सकते हो, बट अभी मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप है ना, थोड़ा सा बाद के स्टेजेस में अगर हैं अच्छी बात है, बट अभी आप परचेज करने के उस पर मत चले जाओ कि हमें परचेज करना है ना। नॉर्मल पेंसिल से, ब्लैक पेन से, क्रेयॉन से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये पेन्स की बात हो गई, डूडलिंग पेन्स इस तरीके से आप आगे चल के ले सकते हो। शैडोज के लिए, कलरिंग के लिए मैं कलर पेंसिल का ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं जिस पेज पे या नॉर्मल A4 पेज पे भी ये काफ़ी अच्छे चलते हैं। तो ये एक स्केच पेन या सॉरी पेंसिल जो कलर होते हैं उसका आप यूज़ कर सकते हो। क्रेयॉन्स का, आप जो वैक्स का क्रेयॉन होता है उसका आप यूज़ कर सकते हो। इसका भी यूज़ थोड़ा सा डेप्थ देने के लिए और हाईलाइट करने के लिए ज़्यादा होता है, तो इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे हम थोड़ा इवॉल्व करते हैं, कलर्स के लिए जो नॉर्मल स्केच पेन होते हैं, है ना, तो हम वो स्केच पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। और एक पेन ऐसे आते हैं, जो ये स्टिक स्टिक पेन हुआ करते हैं। तो ये अलग अलग कलर्स के लिए मैंने लिया था। इसमें मुझे और कलर के वेरिएशंस मिलते हैं, रेड के भी बहुत सारे वेरिएशन हैं, ब्लू के बहुत सारे वेरिएशन है, ग्रीन के 2-3 वेरिएशंस हैं। तो जैसा आपका जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप अलग अलग रिसोर्सेज का यूज कर सकते हो, राइट। सबके पास पेज होगा या ड्राइंग शीट होगा, तो आप क्या करो, सबसे पहले तो जो भी पेज आपने लिया है ना उसको ऐसे हाफ में फोल्ड कर लो। आपके पास पेजेस हैं, अगर आपके पास ड्राइंग शीट है ना, तो आप ऐसे देख के सकते हो कि कहाँ पे वो आपका हाफ होगा, और वहां से उसको भी आप थोड़ा सा फोल्ड कर सकते हो 2-3 पेजेस को, राइट। तो ये हमारा बेसिक स्टेप है कि हम एक ऐसी छोटी सी एक बुकलेट हमारी ये बन जाए, राइट। और क्योंकि आप भी पेंसिल, मैं चाहता हूँ कि अगर आपके पास पेंसिल है तो आप पेंसिल से करो, अगर आपके पास ब्लैक पेन है तो आप ब्लैक पेन से करो, है ना। पहले पेंसिल से करके फिर ब्लैक पेन पे स्विच हो सकते हैं, अगर है तो, नहीं है तो डायरेक्ट ब्लैक पेन से। तो यहाँ पे हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, और आप जस्ट मेरे साथ लिखने का स्टार्ट कर सकते हो देख के। तो सबसे पहला जो स्टेप है, हमने इसको क्यों फोल्ड कर लिया, हमने इसको इसलिए फोल्ड कर लिया क्योंकि जब पेज बहुत ज़्यादा मिल जाता है, पूरा पेज मिल जाए,
है ना? तो हम फिर बहुत ज़्यादा वेस्ट भी करते हैं पहला तो, लेकिन जो हमारा है ना, एक स्पेस को देखने का वो रहता है और एक जो हमारा जजमेंट रहता है, वो फिर हमारा आगे चल के बहुत प्रॉब्लम करता है। तो हम पहले से स्पेस को लेकर के थोड़ा-सा अगर माइंडफुल रहेंगे, और दूसरा रहता है कि जब हम इमेजेस बनाते हैं, तो कई बार वो ना कभी बड़े-बड़े बन जाते हैं। बहुत ज़्यादा पेज हो तो फिर हम उसको बड़ा-बड़ा बनाने लगते हैं। फिर उसको छोटा करने में और विजुअल थिंकिंग में जब अगर आप टीम के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं और वहाँ आप छोटा बनाने में कंफर्टेबल नहीं हैं, तो प्रॉब्लम होती है। तो आपको दोनों प्रैक्टिस, छोटा करेंगे तो बड़ा अपने आप बन जाएगा। तो आपने जो भी बुकलेट बनाई हो, उसपे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, विजुअल थिंकिंग, राइट? ये सबने किया होगा, इस तरीके से 2-3 स्ट्रोक्स और लगा सकते हैं, है ना? ताकि इसको थोड़ा-सा डेप्थ मिल सके। और ऐसे एक बना सकते हैं, ऐसे एक बना सकते हैं। राइट? ये विज़िबल है सबको? तो ऐसे करके आप कुछ बना सकते हो, और फिर ऐसा भी कुछ कर सकते हो। बढ़िया। तो ये हमारी एक बुकलेट हो गई। लाइन अगर थोड़े बाहर-वाहर जाते हैं तो विजुअल थिंकिंग में डरने की कोई बात नहीं है। हम एक्स्ट्रा लाइन्स का यूज़ करके उसको बैलेंस कर सकते हैं हमेशा। तो ये हमारा एक बुकलेट बन गई। अभी सबसे पहले ड्राइंग में या डूडलिंग में एक रूल है कि कभी भी आपको हाथों को रोक के नहीं चलाना है ना? मतलब हमको अगर मैंने ये कहा कि सर्कल बनाना है, तो हम सर्कल ऐसे करके और इसको बहुत परफेक्ट बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, है ना? ये क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है तो ये रोक के भी बनाने पे थोड़ा परफेक्ट जैसा बना है, बट हम इसको बहुत रोक के नहीं चलाने की कोशिश करेंगे, हम इसको बहुत फ्री हैंड सर्कल्स बनाएँगे। तो आप थोड़े से सर्कल्स बनाने की कोशिश करो, कुछ बड़े बनाओ, है ना? कुछ छोटे बनाओ, और लेकिन बहुत फ्री हैं, राइट? तो पहली एक्सरसाइज हमारी यही है कि हम, और इसमें भी क्या होता है कि जैसे अगर आपने रिस्ट यहाँ पे रख दिया या हाथों को टेबल पे रख दिया, बहुत लोगों की आदत होती है कि वो लिखते वक़्त रिस्ट को या हाथों को टेबल पे ही रख देते हैं, है ना? तो उससे क्या होता है कि हमारा जो रिस्ट है वो लॉक हो जाता है, वो फिर मतलब एक पिवट पॉइंट बन के ऐसे करके घूमने स्टार्ट होता है, राइट? तो ये ऐसे ऐसे घूमने पे हमारा जो लिखते हैं वो भी कई बार ऐसे हो जाता है। कई बार जब हमें ब्लैंक शीट मिलती है और लिखने को मिलता है, तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं और हमारी जो राइटिंग है वो ऐसे होने लगती है ना? वो शब्द, पहला लाइन तो बहुत सीधा-सीधा आएगा, लेकिन उसके बाद वो शब्द नीचे जाने लगेंगे। तो उसका कारण वही है कि हमने अपने जो रिस्ट को है या जो हमारा जो आर्म है, उसको हमने इस पे रख के लॉक कर दिया है। इससे उठा के आप इसको, अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसका लॉक है, तो वो ऊपर से पकड़े पहले पेन से। पहला स्टेप वो डायरेक्ट ड्रॉ करने की जगह ऊपर से पकड़ के और ऊपर से ड्रॉ करने की कोशिश करें, सर्कल, राइट? सर्कल्स ही ड्रॉ करने हैं, लेकिन रिस्ट का ध्यान रखना कि कहीं मेरी रिस्ट लॉक तो नहीं हो रही। और फिर जैसे ही आपकी रिस्ट ओपन हो जाएगी, आप के जो इलस्ट्रेशंस हैं, वो आगे भी बहुत फ्री बनना स्टार्ट हो जाएँगे। ठीक है? अ, चैट पे बढ़िया, बिल्कुल। तो वो अनलॉक रिस्ट होने से वो और ज़्यादा बेटर बनता है, और यही एक्चुअली आर्ट का मज़ा है कि हम हमेशा लॉक करके और बॉडी को बहुत रोक के, है ना, आर्ट करते हैं। आप थोड़ा-सा ऊपर भी पकड़ सकते हो, बट अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है तो फिर आप नीचे आके नॉर्मल पोज़ीशन से पकड़ के सर्कल से इस पूरे पेज को भर सकते हैं, राइट? बढ़िया। तो पहला रूल हमने जो देखा था कि हमें प्रेटी ड्राइंग नहीं चाहिए, हमें यूज़फुल ड्राइंग चाहिए। तो हमने सर्कल्स का प्रैक्टिस किया, बट हम कुछ और शेप्स का, बेसिक शेप्स का
या बेसिक जो लाइंस होती हैं उसका हम थोड़ा-सा प्रैक्टिस करते हैं। हम बना सकते हैं कुछ ओवल बना सकते हैं, राइट? तो आप मेरे साथ ही इसको ड्रॉ करना। ओवल्स ड्रॉ करो, ऐसे भी ओवल्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? और एक टेक्नीक और होती है ओवल्स ड्रॉ करने की। वो भी आप देख सकते हो। कैसे हम क्या करेंगे कि एक लाइन रखेंगे, राइट? कुछ इस तरीके से और एक लाइन रखेंगे कुछ इस तरीके से और एक लाइन रखेंगे इस तरीके से, राइट? तो ये 3 लाइन्स रखने के बाद अब आप क्या करो कि इसको यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से ओवल बनाना स्टार्ट करो। तो ये ओवल्स की प्रैक्टिस करने के लिए एक टेक्नीक है कि हम अगर ऐसे लाइन्स रख के ओवल्स ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे हम ओवल ड्रॉ कर सकते हैं, राइट? तो फ्री हैंड, इसमें भी आप फ्री हैंड रख सकते हो ऐसे करके, क्योंकि हमें अभी बहुत कुछ है ना, बाहर भी जाएगा तो चलेगा, थोड़ा ऊपर निकलेगा तो चलेगा, लेकिन हम एक बस प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना हमारा फ्लुएंट हाथ चल पा रहा है ना? एक यहाँ तक हो सकता है सही चले, उससे बड़ी ड्राइंग होने लगे तो शायद बिगड़ने लगे या नीचे तक टच ना हो। बट अभी हमारा फोकस उस पे नहीं है कि नीचे टच हो या परफेक्ट दिखे, अभी हमारा फोकस इस पे है कि हमारा ये इसमें शेप आता रहे और हमारा हाथ फ्री है। अब जिनके पास ब्लैक पेन है, वो ब्लैक पेन पे स्विच कर सकते हैं, जिनके पास पेंसिल है वो पेंसिल से कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट? बट पेंसिल एक बेसिक उसका आइडिया होना ज़रूरी है, कंपैरिज़न आपके माइंड में होना ज़रूरी है कि पेंसिल से कैसा होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि कुछ और बेसिक बेसिक जो चीज़ें होती हैं उसको ड्रॉ करने की इसी शेप से ही कोशिश करते हैं। तो आप ऐसा कुछ ड्रॉ कर सकते हो, जो कि हम करते ही हैं, है ना? या थोड़ा और इसको बड़ा कर सकते हैं ऐसे, ठीक है? हम आप साथ में ड्रॉ करते रहना, है ना? आप लाइन्स कोशिश करो कि ये सीधी लाइन्स आएँ, एक दूसरे के पैरेलल हो, मतलब ऐसा ना हो कि एक लाइन इधर आई और दूसरी थोड़ी टेढ़ी ऐसी गई, है ना? कोशिश करो कि अगर आप पैरेलल लाइन्स ड्रॉ कर पाओ, है ना? फ्री हैंड भी ऐसा कर सकते हैं, है ना? लेकिन अभी जब हम पैरेलल की बात कर रहे हैं तो थोड़ा-सा रोक के ही चलाएँगे, लेकिन हमारा रिस्ट रिस्ट इस पे लॉक नहीं होना चाहिए। अगर हमारा रिस्ट इस पे लॉक है तो वो एक अ, गलत बात है, प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। लाइन्स पास-पास हो सकती हैं, लाइन्स दूर-दूर हो सकती हैं, बट हम लाइन्स की प्रैक्टिस करें। हम ऐसे भी बना सकते हैं, कुछ एरोज़ हम बना सकते हैं, राइट? कोशिश करें कि एक ही पॉइंट से गुज़रे, जी। राइट? हाँ। अम, ये रिस्ट लॉक ना होने का मतलब क्या है? आप ये बोल रहे हैं कि रिस्ट जो है वो पेपर या टेबल से टच ना हो? नहीं, नहीं, टच होने की बात नहीं है, टच तो हो ही सकता है। ये जो मेरा रिस्ट है ना, ये वाली जो इसकी पोज़ीशन है, हाँ। ये अगर मूव नहीं कर रही है, मतलब मेरा पेन पहले ऐसे है ना? हुँ, फिर मतलब मैंने इसको हिलाया नहीं है ना? इसको मैंने ओके। ऐसे यहाँ पकड़ लिया है और अब मैं हुँ, दूसरी लाइन बना रहा हूँ, फिर मैं तीसरी लाइन बना रहा हूँ, फिर चौथी लाइन बना रहा हूँ। तो अभी तो ये लाइन है ना? और एक क्लोज़ इतनी सी जगह में, तो ये शायद काम कर गया। लेकिन अगर मेरा रिस्ट लॉक होगा, तो फिर मेरा आगे चल के जब यहाँ तक पहुँचेगा, तो ये प्रॉब्लम करेगा। तो रिस्ट ऊपर उठी होनी चाहिए। पेज पे तो ये पोर्शन टच हो सकता है ना? ओके। ये पोर्शन से नहीं रखना है, अभिषेक, ठीक है? अगर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँ, हाँ, बेसिकली ड्राइंग शोल्डर, एल्बो हाँ, हाँ। और रिस्ट से हो सकता है। तो शोल्डर, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से शोल्डर से ड्रॉ करेंगे तो आसानी होगी या व्हाटएवर। हाँ, मतलब जैसे अगर हम बड़े बोर्ड पे ड्रॉ कर रहे हैं, है ना? हाँ, तब हम एल्बो का यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो वो भी डिपेंड करता है कि है ना, हम क्या कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, किस पोज़ीशन में हैं। अगर हम व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ कर रहे हैं और सामने कुछ बच्चे हैं या है ना, कोई मीटिंग चल रही है, तो हम शोल्डर और एल्बो का ज़्यादा यूज़ करते हैं। अभी हम मतलब क्योंकि हम टेबल पे रख के बना रहे हैं, तो हम शोल्डर का मतलब आप खुद ही देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा शोल्डर हमारा ऊपर, मतलब शोल्डर का मतलब क्या है कि मेरा हाथ ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है। क्योंकि हम अभी इसी प्लेन पे चल रहे हैं, तो हम इस प्लेन पे शोल्डर से ज़्यादा मतलब एल्बो और रिस्ट का ही यूज़ कर रहे हैं। हाँ, नेहा।
या सो मेरा क्वेश्चन ये था कि जब ड्रॉ कर रहे हैं तो आई फील लाइक कि आई शुड मूव द पेज, जैसे मैं ओवल ड्रॉ कर रही हूँ या एरो ड्रॉ कर रही हूँ, तो वो ओके है क्या पेज को रोटेट करना? नॉट एडवाइजेबल मेरा बट आवाज गया चल क्या? सकता है। नहीं नहीं, आया आया आया। बट ओके। एडवाइजेबल नहीं है कि आप पेज मूव करो, है ना। बट अगर आपको अभी के लिए कंफर्टेबल लग रहा है कि मैं पेज को मूव करूं, बट उससे फिर क्या होगा ना कि वो आदत हो जाती है। एंड फिर वो मतलब कैसा रहता है कि बड़ी जब चीजें ड्रॉ करनी होती हैं या कुछ ऐसी चीजें जिसमें डिटेल्स ऐड करनी होती हैं, तो पेज थोड़ा सा मूव करना सही नहीं रहता। या जैसे अगर आप कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो बनाते बनाते ही, तो आप उस वक्त फिर पेज नहीं मूव कर सकते, है ना। तो बेटर है कि उस हम्म। प्रैक्टिस में ना जाए। और हम हाथों को थोड़ा सा, मैंने वही कहा कि अगर प्रॉब्लम हो रही है तो हम हाथों को ऊपर पकड़े, यहाँ मिड में पेन को पकड़े, पेंसिल को पकड़े, और उससे हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें। थोड़ा सही नहीं बनेगा, सही इन द सेंस कि जैसे नीचे रख के, बट इनिशियल वो ज्यादा बेटर तरीका है प्रैक्टिस करने का। ठीक है, ठीक है, राइट। थैंक यू। तो है ना, आप मतलब ऐसे कुछ सर्कल्स, ओवल्स तो हमने बनाए, कुछ लाइंस बनाए, कुछ शेप्स बनाते हैं, है ना। और आपकी अपनी इमेजिनेशन है, बिल्कुल मुझे कॉपी करने की जरूरत नहीं है आपको कि मैंने ऐसा बनाया है तो आप भी ऐसा ही बनाओ, है ना। वो बट हम कुछ शेप्स बनाने का ट्राई करते हैं और डिफरेंट एंगल्स पे बनाने का ट्राई करते हैं, डिफरेंट साइज का, डिफरेंट शेप्स का बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे, है ना, हम उस शेप को परसीव करते हैं। हम कुछ रेक्टेंगल बना सकते हैं, अलग अलग तरीके के स्क्वायर बना सकते हैं, बड़े स्क्वायर बना सकते हैं, कॉन्सेंट्रिक स्क्वायर्स बना सकते हैं। तो बेसिक जो लाइंस हैं, है ना, हम ऐसे भी कर सकते हैं। हमने पैरेलल लाइंस को ऐसे लिया, मेश बनाया, सिंगल लाइंस को लिया, और का साइन, प्लस का साइन, डॉट तरीके से, इन्फिनिटी, है ना। तो इस तरीके के जो कुछ कुछ सिंबल्स होते हैं, वेव्स होते हैं, राइट। वेव्स हमें बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, बहुत इलस्ट्रेशंस में वेव्स का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। तो ये कुछ हमने बेसिक शेप्स ट्राई करके हम ऐसे देख सकते हैं। और शेप्स, अगर आपको बेसिक शेप्स क्लियर हो गए, है ना, तो 95% जो आइकन्स होते हैं, वो आप समझ लीजिए कि आपसे बन सकते हैं। तो आप ट्रेपीजियम बना सकते हो, है ना। थोड़े ऐसे ट्रेपीजियम भी बना सकते हो जो हाइट में बड़े हों। आप पैरेललोग्राम ड्रॉ कर सकते हो, छोटे पैरेललोग्राम ड्रॉ कर सकते हो। आप रोम्बस या काइट ड्रॉ कर सकते हो, एंगल्स डिपेक्ट कर सकते हो। बेसिक थोड़ा सा हाथ हमारा चलना स्टार्ट हो। और अगर आपने ये बना लिया तो 95% जो आइकन्स हैं, वो आप बड़े आराम से बना सकते हो। अच्छा, अब हम चलते हैं कंबाइंड शेप्स पे, ना कि हमने बेसिक शेप्स को थोड़ा सा देख लिया, तो हम कंबाइंड शेप्स को अब कैसे देख सकते हैं, कैसे उसकी प्रैक्टिस करें। तो अब इन्हीं शेप्स को जोड़ के हम ऐसा कुछ बना सकते हैं, अ, है ना। ये जो पजल का पीस होता है, ये ऐसे ऐसे कुछ आ सकता है, राइट, इस तरीके से। हम बना सकते हैं एरो का एक साइन, कुछ ऐसा आता है, ये ऐसे बन सकता है या ऐसे भी बन सकता है, पॉइंटेड, राइट। इस तरीके के ये हम शेप्स को कैसा कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, 2-3 चीज़ों को आपस में जोड़ के, कर्व्स को या अलग-अलग चीज़ों को हम उनको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। हमारा ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसे हो, ये ऐसे हो, ये ऐसे हो, ये ऐसे हो। तो ये एक शेप, हमारा कंबाइंड शेप निकल के आता है। हम ऐसा भी कुछ बना सकते हैं, राइट। तो ये शेप्स आपने कहीं न कहीं किसी न किसी स्ट्रक्चर में ज़रूर देखे होंगे। बट जस्ट जो बेसिक शेप्स क्या हैं, उसकी एक प्रैक्टिस के लिए, है ना, कि इस तरीके के कुछ शेप्स अब हमने क्या किया, जो हमने पहले चीज़ें बनाई, उससे हम अब कंबाइन कर करके कुछ शेप्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही बनाएँ, आप मतलब अपना जो क्रिएटिविटी है वो लगा सकते हो, आप अपनी तरफ से चीज़ें ऐड कर सकते हो, आप अपनी प्रैक्टिस में
चीज़ें कर सकते हो, राइट? तो ये कुछ-कुछ बेसिक जो कंबाइंड शेप्स हैं, हम क्या कर रहे हैं कि हम उन्हीं को कर रहे हैं। जैसे सर्किल बनाया तो सर्किल पूरा ना बना के अब उसमें हमने वेव्स जोड़ दिया, ये कुछ और बन गया। हमने इधर भी वेव्स जोड़ दिया और इधर हमने एक सर्किल भी जोड़ दिया, तो अब ये कुछ और बन गया, राइट? तो कैसे वही बेसिक शेप और उसमें हमने कुछ और शेप को जोड़ा, वो अब कंबाइंड शेप की तरह निकल के आ रहा है। एरोज़ की हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट? तो हमारा एरोज़ एरोज़ कनेक्शंस के लिए और डायरेक्शंस देने के लिए इलस्ट्रेशंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है विजुअल थिंकिंग में। तो ब डिफरेंट तरीके से एरोज़ आप बनाने का ट्राई कर सकते हो। ऐसा आ सकता है, राइट? ऐसा आ सकता है। ऐसा भी आ सकता है, फिर ऐसा भी आ सकता है बेंड होके। डॉट, डॉट, डॉट होके आ सकता है। वेव करके आ सकता है। तो बहुत डिफरेंट है ना टाइप के वही हम शेप वही लाइन है ना? हम पैरेलल लाइन्स ले सकते हैं और उसमें हम एरो जोड़ सकते हैं। तो वो एक एक फॉर्म का एरो बन गया। हम ऐसा मतलब हमने ये कर्व दिया बट हम ऐसा भी कर्व दे सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है। हम ऐसा भी वो बना सकते हैं। तो इट इट मतलब हम बस शेप्स के साथ है ना जो पॉइंटेड हेड है उसको कंबाइन कर रहे हैं और हमारा जो एरो है वो निकल के आता चला जाए। हम ऐसा भी एरो आप एक ट्राई कर सकते हो जो काफ़ी ज़्यादा है ना ऐसा यूज़ होता है। तो ये एंड देन तो ये एक एरो है, इसको थोड़ा और आप ऊपर तक लेके जाना चाहो तो वैसा भी कर सकते हो। तो ये एक एरो हो गया, राइट? ये एक एरो आप ऐसा बना सकते हो। तो मतलब मल्टीपल हम एरो का ही आप देखो कि हम है ना कितना वेरिएशन हम ट्राई कर सकते हैं। फिर वाइड एरोज़ पे हम जा सकते हैं, है ना? नॉर्मल सिंगल एरोज़ हमने देखे, वाइड एरोज़ ऐसे हो सकते हैं कि हम पैरेलल लाइन्स लें और ऐसे करके बनाएँ। तो ये एक एरो का टाइप आ गया। लाइन्स आपस में ऐसे कन्वर्ज हो सकती हैं, तो ये एक एरो का टाइप आ कई बार हमें कुछ आइडियाज़ होते हैं ऊपर 5 आइडियाज़ हैं और फिर उसको फनेलिंग करनी है ना? तो उसके लिए हम फिर ऐसे एरोज़ का अपने ड्राइंग में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 1, 2, 3 चीज़ें थी और यहाँ पे एक चीज़ कुछ आउटपुट निकल के आ गया कि हम इस पे जा रहे हैं या ये हमारा वे फॉरवर्ड है। तो इस तरीके का एरो आप यूज़ कर सकते हो। आप छोटे एरोज़ यूज़ कर सकते हो, है ना? मतलब जिनका जो टेल है वो बहुत छोटा है ना? तो ऐसा एरो हो सकता है, ऐसा भी एरो हो सकता है। तो ये भी एक एरो का साइन है, राइट? तो ये एक एरो बना सकते हैं। कई बार जब हम किसी गोल की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, तो हम कुछ ऐसा भी एरो बनाते हैं। तो ये 1, 2 और फिर ये 3 तो ये पहला स्टेज है, ये दूसरा स्टेज है, ये तीसरा स्टेज है, ये यहाँ पे कुछ होराइज़न है और यहाँ पे कुछ ऐसे हम पहाड़ बना सकते हैं और उसपे तो अब ये मतलब अपने आप में एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि हमारा पहला गोल ये है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये है एंड जो भी हमारा टारगेट है वो हम है ना पहुँच सकते हैं। तो बहुत बेसिक शेप्स को है ना कंबाइन करके आप एक कहानी बता सकते हो और आप जो टेक्स्ट में बता रहे हो उसको बहुत ब्रेक डाउन करके बता सकते हो कि अच्छा पहला स्टेप हमारा जो हम कोई प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं या कुछ इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं उसमें पहला क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, हमारा फाइनल आउटपुट क्या हम सोच रहे हैं। और एक एरो के थ्रू स्टोरी कही जा सकती है, राइट? एरो एरो जब आ जाता है तो स्टोरी की भी वहाँ से शुरुआत हो जाती है क्योंकि मान लीजिए कि बेसिक शेप्स हैं, है ना? एक ये है, एक ये है, एक ये है, राइट? बट जब एरो आ जाता है तो फिर वहाँ कुछ है ना कनेक्शंस बनने स्टार्ट हो जाते हैं कि अच्छा यहाँ से ये यहाँ गया, यहाँ से ये यहाँ आया और यहाँ से इसमें ये फीड हुआ, फिर यहाँ से कुछ निकला जो कि हमारा कुछ निकला। तो अब हम है ना कुछ स्टोरी बताने लग गए हैं या फिर ऐसा तो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये एरो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। तो एरो क्या करता है कि जितने भी हमारे पार्ट्स हैं, कंपोनेंट पूरे है ना, कहानी के या स्टोरी के एरोज़ क्या कर देते हैं, एक फ्लो फ्लो को लेके आ सकते हैं एरोज़ के थ्रू।
एक चीज जो शैडो की होती है वो मैं बस बताता हूँ, और फिर अब हम कुछ आई करने पे चलते हैं। अभी तक सब ठीक है ना? मतलब किसी को कोई इशू है, कुछ पूछना है, थोड़ा रुकना है? हाँ, किसी का अगर सवाल है तो हम ले सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि बढ़िया। ठीक, तो शैडोज की जब हम बात करते हैं तो शैडोज मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता, क्योंकि जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ तो वहाँ उतना समय नहीं होता कि है ना शैडो को बहुत ज़्यादा समय दे सकूँ, क्योंकि वीडियो अपना एक टाइम लिमिटेशन होती है। बट क्या होता है वो मैं ज़रूर बताता हूँ, क्योंकि जब नोट्स ले रहा होता हूँ वहाँ पे मैं शैडोज का यूज़ करता हूँ। तो अगर आपके पास पेंसिल भी है तो भी शैडो कर सकते हैं आप, है ना? सिर्फ पेंसिल और अगर ब्लैक पेन। हम क्या मानते हैं इसमें? हम ये मानते हैं कि हमारा जो सन है वो कहीं कुछ इस साइड है, राइट? इस साइड है। और जो भी हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, जो भी हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उस पे वो सन रेज गिर रही हैं, राइट? तो शैडोज जनरली दो तरीके से होते हैं और इस एरिया के बीच में होते हैं। ठीक, ये जो हमारा एरिया आएगा, है ना, इस एरिया के बीच में हमारा शैडो आएगा। आप अगर कोई ऐसा सीन बना रहे हैं जहाँ पे बल्ब बना रहे हैं और किसी और डायरेक्शन से लाइट आ रही है, वो अलग बात है। बट एक जनरल जो हम शैडो लेते हैं वो हमेशा हम इन दो एक्सिस के बीच में इसी साइड लेते हैं। और हम इसको अगर पेंसिल है तो पेंसिल से हम ऐसे करके इसको फिल कर सकते हैं, राइट? तो जैसे अगर हम एक ह्यूमन फिगर बना रहे हैं, राइट, तो अगर हमने एक ह्यूमन फिगर बनाया और जब भी मैं शैडो बनाता भी हूँ तो मैंने बताया कि मैं ये जो कलर पेंसिल्स होती हैं मैं इसी का यूज़ करता हूँ। हाइलाइटर्स भी आते हैं बट कलर पेंसिल से भी किया जा सकता है, और जो हमारे पास नॉर्मल पेंसिल है उसके साथ भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक हम शैडो दे सकते हैं इस ऑब्जेक्ट के लिए, इस रीजन के अंदर, और इसमें इस साइड दे सकते हैं, राइट? तो शैडो के थ्रू हम चीज़ों में थोड़ा-सा डेप्थ ऐड करते हैं, थोड़ा-सा उसमें हम रिच ऐड करते हैं और एक डायरेक्शन वो बता पाते हैं कि किस साइड है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने 3 बुलेट्स बनाए या 3 बॉक्सेस बनाए जिसमें 1 फिर 2 फिर 3 और ऐसे-ऐसे करके इनमें कुछ पॉइंटर्स हैं। अब ये बहुत ऐसे खाली-खाली सा लग रहा है। तो शैडो करने से, और मैं पेंसिल से भी आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सिर्फ़ कलर से ही शैडोज़ होते हैं। तो इससे भी शैडो हो सकता है। मैंने कहा मिनिमल रिसोर्सेज़ के थ्रू भी इलस्ट्रेशन स्टार्ट किए जा सकते हैं और इसके थ्रू भी, है ना, आप ऐड कर सकते हो, है ना? तो ये आप सिर्फ़ देखते मत रहो, इस तरीके से आप करते रहो और मेरे साथ-साथ बनाते रहो। क्योंकि आप बनाओगे तो ही वो आपकी प्रैक्टिस में आएगा कि किस तरफ शैडो है, किस तरफ नहीं है। एक चीज़ बस और ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई रियल चीज़ होती है, तो उसमें शैडो अंदर होता है, और जब भी कोई इमेजिनरी चीज़ होती है, उसमें शैडो बाहर होता है ना? तो ये बुलेट्स कैसे हैं, इमेजिनरी हैं बॉक्सेस, तो इसमें हमने शैडो कहाँ की तरफ किया है, बाहर की तरफ किया है और इस तरफ किया है, नीचे की, राइट? रियल है ये इंसान, या अगर हम मान लीजिए कि एक ग्लास बनाते हैं, तो जितना भी मैं बना रहा हूँ उसको तो आप ज़रूर बनाओ, क्योंकि बनाते वक़्त ही आपका क्या हो रहा है कि जो हमने बात की थी ना कि विज़ुअल वोकैब्युलरी, आपके पास कम से कम 100-200 ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो आप, है ना, तुरंत बना पाओ। तो वो आप अभी से वो प्रैक्टिस चल ही रही है ना? तो आप देखते रहो, बनाते रहो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ, तो मैं अपनी स्पीड स्लो कर सकता हूँ, बट आप मतलब उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना मत कि बन नहीं पा रहा है और जल्दी-जल्दी चीज़ें आ रही हैं, राइट? तो तो ये एक बेसिक फंडा शैडोइंग का हम देख सकते हैं कि ऐसा कुछ रहता है ना? अभिषेक 1 सेकंड। हाँ, आपने अभी हाँ, बोला ना कि जो रियल स्टफ है वो शैडो इनसाइड है और नॉन रियल ऑब्जेक्ट्स में शैडो आउटसाइड है, यही बोला हाँ। ना? तो जी, जैसे जी, आपने जी, बिल्कुल। ग्लास ग्लास बनाया तो उसमें फिर इनसाइड वो तो ऑब्जेक्ट है ना?
हाँ, बट एक रियल ऑब्जेक्ट की तरह है, मतलब ये अच्छा भैया, बुलेट्स हैं, है ना? हाँ, ओके, हाँ, अच्छा ग्लास तो अपने आप तो में एक रियल ऑब्जेक्ट है। अच्छा, आई वाज थिंकिंग लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। नहीं, 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 रियल ऑब्जेक्ट है ना, जैसे अगर हम टीवी बना रहे हैं, है ना? तो अब टीवी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट हाँ, गॉट है इट। ना? टीवी हम्म, हाँ, अच्छा, आप टीवी आया तो आप एक बार टीवी बनाने का ट्राई करो कि कैसे आप कैसे डिपिक्ट करोगे टीवी को। और उदय भाई का क्वेश्चन है शैडो इनसाइड और शैडो आउटसाइड। तो उदय भाई, अगर आप अभी जिस रूम में बैठे हो ना, लाइट का डायरेक्शन कुछ भी हो, है ना? आप आप अगर अपनी बॉडी को देखो तो आप ये देखोगे कि आपका जो शैडो है ना, वो आपकी बॉडी पे ही गिर रहा है। ऑब्वियसली दीवार पे भी जा ही रहा है, बट उसका कुछ पोर्शन बॉडी पे गिर रहा है ना? अगर आप बॉडी का मतलब जो आपका फेस है, ठीक है? तो उसका कुछ पोर्शन अब आपके बिल्कुल पीछे लाइट है तो उसको देखना थोड़ा मुश्किल होगा, है ना? क्योंकि अब आँखों पे ही गिर रहा है, लेकिन वो नाक के नीचे और है ना कानों का शैडो थोड़ा-थोड़ा साइड पे पड़ता है। तो अगर आप फेस देखो तो आपका शैडो बॉडी पे गिरता है, इसीलिए हम उसको अंदर बनाते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का थोड़ा-सा शैडो मार्कर साइड, मतलब अ, मान लो कि बॉटल है ना? मान लो कि एक एक ग्लास रखा हुआ है और इधर से लाइट आ रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका ये जो हाफ पोर्शन है, इस पे ज़्यादा लाइट आएगी और इस पोर्शन पे कम लाइट आएगी, है ना? तो ये कम लाइट को हम क्या करते हैं कि ऐसा नहीं होता ना कि बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा और इधर बिल्कुल, तो यहाँ पे ब्राइटनेस रहती है, मतलब इस पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे हाई ब्राइटनेस, सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस, और ये पॉइंट पे सबसे लो ब्राइटनेस। तो उस लो ब्राइटनेस के ज़ोन को दिखाने के लिए फिर हम क्या करते हैं कि इस कोने पे हम थोड़ा-सा शैडोइंग कर देते हैं, राइट? ओके, तो टीवी किसी ने बनाने का ट्राई किया क्या? कोई दिखा सकता है क्या कि उसने टीवी कैसे बनाया है? किस तरीके से उसने डिपिक्ट किया है टीवी को? शिल्पी जी, हाँ, बढ़िया, बहुत सही है। सुमीत जी, हाँ, बढ़िया, सही है। जी भाई, हाँ, सही है, बिल्कुल सही है। तो हुँ, बढ़िया, काफ़ी, महिमा जी आपने भी काफ़ी बढ़िया बनाया है, राइट। अच्छा, तो अब इसमें हम अपने दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है हमारा लेस इज़ मोर, है ना? अब ये लेस इज़ मोर क्या है? पहला जो हमने कॉन्सेप्ट की बात की थी या पहला जो हमने चीज़ देखने की बात की थी, वो यही थी कि हमें एक है ना, सुंदर ड्राइंग के पीछे नहीं जाना है। प्रेटी ड्राइंग का जो कॉन्सेप्ट है उसके पीछे नहीं भागना है। हमारा यू ड्राइंग यूज़फुल होना चाहिए। कितना यूज़फुल है वो उसका पैरामीटर है, राइट? तो दूसरा जो क्राइटेरिया आता है वो होता है लेस इज़ मोर। मतलब कि अगर मैं टीवी, अनलेस एंड अनटिल उसका कुछ स्पेसिफिक नीड है कि मुझे 2 अलग-अलग टीवी दिखाने हैं, बट अगर है ना, ऐसे करके वो टीवी समझ में आ रहा है, तो मोर देन इनफ है कि टीवी है। लेस इज़ मोर का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कि पेड़ बनाना है, राइट? अब पेड़ कुछ-कुछ मतलब ऐसे, है ना, हम क्रिएट कर सकते हैं और उसपे फिर ऐसे-ऐसे करके और है ना, बहुत सारे हम जोड़ सकते हैं और फिर कुछ लाइन्स अगर हमें जोड़नी होती तो वो भी हम जोड़ देते और एक अलग से ब्रांच निकालनी होती तो हम वो भी निकाल देते। बट उससे कहीं ज़्यादा बेटर है ये ट्री, है ना? इस तरीके का अगर हम एक ट्री बनाते हैं, ये सफिशिएंट है ना? बहुत ज़्यादा अगर करना है तो हम इसमें कुछ ब्रांचेज़ ऐसे निकाल सकते हैं, बट उसकी भी ज़रूरत नहीं है, हमें वो समझ में आता है कि ये एक ट्री की बात हो रही है। जब हम तीसरे दिन मेटाफर्स या स्टोरी बोर्डिंग पे जाएँगे या दूसरे दिन भी, तो आप ये देख सकते हो कि ट्री का यूज़ करके हम बहुत सारे, है ना, आइडियाज़ को कन्वे कर सकते हैं कि हमने यहाँ एरो बना दिया, है ना? और इस तरीके से ये कुछ-कुछ जो आइडियाज़ हैं, वो कन्वे हो सकते हैं इस ट्री के कि यहाँ से कुछ आ रहा है, नीचे कुछ रिसोर्सेज़ हैं। तो हम ये ट्री वाला मेटाफर भी देखेंगे, बट हमारी ड्राइंग में जितना कम चीज़ों का हम इस्तेमाल करके उसको कन्वे कर रहे हैं, वो बेटर है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लो कि मैं एक कुछ बनाना स्टार्ट करता हूँ और आप गेस करना कि क्या है ना? तो आप माइक ऑन करके रख सकते हो क्योंकि तुरंत जल्दी से गेस करना होगा कि क्या मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। मेरा
आपको क्या लग रहा है? एनी गेसेस? कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि क्या कार। मैं ड्रॉ? कार। चश्मा बढ़िया चश्मा बढ़िया, गलत, सही है। तो इसका मतलब है कि गांधी, हाँ। तो चश्मा चश्मा सही आंसर है। और कितनी चीजें, ये जब दो चीजें ड्रॉ की तो आईज लगा, किसी को कार के व्हील्स लगे, है ना। जब ये वाला लाइन आया तो अब चश्मा थोड़ा थोड़ा लगने लगा था, लेकिन फिर भी एक फॉर्म देने के लिए इसको बनाना जरूरी था। तो ये काफी है, हमें हमें अगर चश्मा कन्वे करना है तो ये काफी है। फिर हम इसमें अब ऐसे करके और लाइंस नहीं जोड़ेंगे, या इसको ऐसे ऐसे करके कुछ नहीं करेंगे, या यहाँ रेबैन नहीं लिखेंगे, है ना। तो हमें अब ये सब करने की जरूरत नहीं है अपने चश्मे के साथ। हमें अगर इतने में ये क्लियर हो रहा है कि ये चश्मा है तो मोर देन इनफ है। जितना कम हो उतना उतना बेटर है ना। उतना वो ज्यादा इफेक्टिव हमारा जो भी हम स्केच कर रहे हैं, जो भी हम आइकन ड्रॉ कर रहे हैं, वो बेटर है। तो एक ड्रॉ करता हूँ इसको, क्योंकि आप टीवी भी देखो ना, तो टीवी में भी आप ऐसा भी कर सकते थे कि यहाँ पे ये भी लेके आ सकते थे, है ना। तो और भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं टीवी में भी, लेकिन उसकी जरूरत नहीं। एक चीज मैं और ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, इसको आप गेस करिए। तो माइक ऑन रखिएगा और बताइएगा कि क्या हम बनाने की कोशिश। खिड़की। क्या कहा सर? खिड़की। ट्रक ट्रक, ट्रेन, बिल्कुल। तो अभी इसमें और भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, दरवाजे और, है ना, खिड़कियां, और बाकी और भी चीजें आ सकती हैं कि यहाँ ये ऐसे, है ना, पैसेंजर वो वाला जुड़ा हुआ हो और इसमें, है ना, कुछ ऐसे चीजें रखी हुई हो। लेकिन, है ना, आपने मतलब वो धुआं देख के या ये चिमनी देख के समझ लिया कि, है ना, क्या बनाया गया है। फिर ये पूरी ट्रेन बनाने की जरूरत नहीं है ना, ऐसे पूरी ट्रेन बनाने की जरूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस इसका अपना कुछ रेलेवेंस हो उस पूरी जगह में। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना बनाता हूँ, है ना, और उससे सामने आता है जबकि क्या कहते हैं कि ये भी बनाएंगे तो ट्रेन लगेगा, है ना, और सिर्फ इसको बनाएंगे तो भी ट्रेन लगेगा। लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट कहता है ना कि जितना कम में हम अपनी बातों को कह पाए, लोगों को प्रोसेस उतना जल्दी रहेगा और वो ज्यादा दिन तक रिटेन कर पाएंगे। एक और जो फैक्ट होता है जिसको मैंने पीपीटी में तो नहीं इंक्लूड किया है, बट अगर आप कुछ भी पढ़ा रहे हो, है ना, और उसमें सिर्फ शब्द हैं, या कुछ भी पढ़ रहे हो और उसमें सिर्फ शब्द हैं, तो 3 दिन के बाद उसका सिर्फ 10% याद रहता है ना। उसका सिर्फ 10% आपके मेमोरी में टेक्स्ट अगर है तो रिटेन रहता है, राइट। बट अगर कैसा, अगर आपने विजुअल्स का इस्तेमाल किया है, तो जो परसेंटेज होता है 3 दिन के बाद रिटेंशन का, वो 65% तक रहता है, राइट। तो ये भी एक स्टडी है कि अगर हमने सिर्फ टेक्स्ट टेक्स्ट पढ़ा है या पढ़ाया है, 3 दिन बाद वापस पूछेंगे तो उसका 10% ही रिटेन कर पाएंगे। बट अगर विजुअल्स में है तो उसका 65% करेंगे, क्योंकि उसका भी बहुत सिंपल सा फंडा है कि देखिए, अभी जैसे मैं ये बना रहा हूँ तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप भी बना रहे हो, है ना। तो ये हमने ऐसे कुछ करके ब्रेन बनाने की कोशिश की, और मैं चाहूंगा कि आप बनाते रहो। आपको जो दिख रहा है ना आज सामने, थोड़ा सा डबल लाइन चला देता हूँ ताकि आपको साफ क्लियर हो सके, है ना। तो बहुत उसको खूबसूरत होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जब सिर्फ टेक्स्ट दे रहे हैं तो उसको सिर्फ एक तरीके का इनपुट दे रहे हैं, है ना, टेक्स्ट। बट जब हम विजुअल्स भी दे रहे हैं साथ में, तो हम उसको 2 तरीके का इनपुट दे रहे हैं, और वो उसके लिए रिटेन करना ज्यादा आसान है, राइट। तो कैसे हम ना कम से कम में ज्यादा बातें कैसे कह सकते हैं, इसी को समझना, इसी को सीखना विजुअल थिंकिंग है। इसी को हमें प्रैक्टिस करनी। अ, अब हम चलते हैं, बेसिक शेप्स बनाते हैं और फिर हम फिगर्स पे चलेंगे। तो बेसिक जो शेप्स हैं वो जो हमने क्या कहते हैं कि, जो लाइंस, कर्व, सर्कल, ओवल, जो हमारे रेक्टेंगल, है ना, इन सारी देख के समझा, उसी से अब हम बेसिक आइकन्स बना सकते हैं। शेप्स मैंने लिखा, और बेसिक शेप्स का यूज करके बेसिक आइकन्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आप साथ में मेरे बनाते रहो प्रैक्टिस, और अगर कोई
इसमें आप देखो फिर वही है कि बहुत इसको रुक के बनाने की ज़रूरत नहीं है ना? आप इसको बिल्कुल परफेक्ट करने की कोशिश मत करो। आप अगर आप ऐसा बनाते हो और है ना, ऐसा बनता है ना? तो मोर देन इनफ है। अभी ये हो सकता है कि इधर लाइन थोड़ी ज़्यादा निकल गई, तो आप ऐसे कर दो, है ना? डबल कर दो। तो वो इसमें वो जो गलतियाँ हैं उसको हाइड किया जा सकता है बड़े आराम से, राइट? हाइड पे मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ कि कैसे वो हाइड हो जाता है और नहीं ध्यान रहता लोगों को। जैसे जब मैं ये वाला वॉट वाला बना रहा था, तो ये सही बना और सबसे पहले मैंने ये बनाने की कोशिश की। अब मेरा आइडिया कुछ और था, लेकिन आप ये आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाओगे कि ये क्या है, क्योंकि कुछ भी नहीं, राइट? मैं बना कुछ और रहा था और ये लाइन यहाँ पे नहीं आनी चाहिए थी और वो कुछ अलग ही निकल गया, बट ठीक है। मतलब क्योंकि बाकी मैंने फिर 4 जो इमेजेस बनाई वो काम की बनाई और ठीक बनाई, और इसको भी मैं थोड़ा और समय देता या कुछ पर्पज़ होता तो इसको भी मैं कुछ और कन्वर्ट कर सकता था। तो वो पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है, बट किसी का ध्यान वैसे नहीं जाएगा जब तक आप बताओगे नहीं, और इस गलती को भी मैंने इसीलिए पर्पसली रखा था कि मैं ये बताऊँ कि ये यहाँ पे है, एग्ज़िस्ट करता है। बाकी ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है फिर भी उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस इमेज का अपने आप में कोई काम नहीं था। ये कंबाइंड बस ये था कि वोकैब्युलरी होनी चाहिए, राइट? वहाँ पे इसका मीनिंग ये था। वोकैब्युलरी होनी चाहिए और 4 आइकन्स बने हुए हैं, काम चल गया। हम कुछ ऐसा भी बना सकते हैं, राइट? तो हम बेसिक जो शेप्स हैं बस उसी को कंबाइन करके कुछ है ना क्रिएट करने की, कुछ अब आइकन्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसे रख के बना सकते हैं। हम स्क्वायर बनाएँगे और ऐसे कर सकते हैं और ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और प्रैक्टिस के लिए, जब हमने सर्कल्स बनाए तो हमारे सर्कल्स ऐसे कुछ-कुछ खुले हुए होंगे, है ना? या हमने इसको बनाया तो हमने इनको खोल खोल साइड में इसके कॉर्नर्स खुले हुए होंगे। तो अब से ध्यान रखिएगा, वो तो प्रैक्टिस के लिए और फ्री हैंड के लिए था, बट हमारा जो शेप है ना? वो खुला नहीं रहना चाहिए कॉर्नर्स पे, ठीक है? वो नेगेटिव एक स्पेस क्रिएट करता है, तो वो नेगेटिव स्पेसेस पे ध्यान लोगों का ज़्यादा जाता है। आपके बाकी इलस्ट्रेशन पे कम जाएगा, जहाँ पे वो चीज़ें खुली हुई होंगी, वो सीधे-सीधे उसको दिखेंगी और पूरे उस पे ध्यान चला जाएगा। जैसे वही है कि पूरे पेज पे टेक्स्ट लिखा हुआ है और कहीं पे आपने क्रॉस किया है, तो वो क्रॉस पे ही ध्यान चला जाता है कि अच्छा कितने क्रॉसेस हैं या क्या है या इसके पीछे क्या शब्द है, और बाकी का जो पूरा मैसेज था, वो गड़बड़ हो जाता है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप बनाओ, है ना? और उसको क्लोज़ कर लो। ठीक है? अगर आपने ऐसा बनाया भी है और क्लोज़ नहीं हो रहा है, तो आप इसको डबल लाइन से क्लोज़ कर सकते हो, क्योंकि अभी ऐसा बनाया और ये ऐसा हो गया, है ना? तो अब ये बहुत ज़्यादा आगे निकला है, लेकिन ये वाला आराम से आ सकता है और आप इसको डबल लाइन से ऐसे करके एक डेप्थ भी दे दोगे और ये क्लोज़ भी हो जाएगा। तो इतना भी आगे नहीं जाना है फ्री हैंड में, लेकिन अगर थोड़ा कहीं खुला हुआ है, तो हम इसको क्लोज़ डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं, राइट? अ, ये जो अभिषेक जी जो आप ये आइकन्स बना रहे हैं, हाँ, तो इनका मतलब हाँ, जैसे फर्स्ट वाला समझ में आ रहा है, डायरेक्शन बोर्ड है वो, लेफ्ट राइट। हाँ। तो फिर जो वो सेकंड तो आपका रिपीट है, थर्ड वाला मतलब व्हाट डज दिस मीन? या एक ये कप है, तो हाँ, या फिर ये गेस कोन कह करने के सकते हैं। लिए है या हाँ, कोन कोन कह सकते हैं। इसमें अगर हम रेड कलर फिल करेंगे तो वो ऐसे कोन की तरह भी कुछ बन सकता है, या कुछ स्टैक हो सकता है, कुछ ऐसा पाइल्स ऑफ थिंग्स। okay, okay. My question was this, that is there like a language to say that this shape, this icon means this? या हम कुछ-कुछ कुछ चीज़ें भी रहती अपनी हैं, जैसे इमेजिनेशन से बना सकते हैं? वो भी आप कर सकते हो, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। बट वही मैंने कहा ना कि कुछ बेसिक आपको पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लॉक बनाना है, ताला बनाना है, तो अब ताला अपने आप में एक मतलब शेप है, मल्टीपल शेप्स में होते हैं ताले, बट अगर आप विज़ुअल उसमें देखोगे तो उसका अपना एक शेप है कि आपने ऐसा एक स्क्वायर या एक रेक्टेंगल बनाया और फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, राइट? और यहाँ पे एक ऐसे सर्कल है, राइट? तो अब ये मतलब ये कह सकते हैं कि स्टीरियोटिपिकल जो आइकन है वो ऐसा ही रहेगा ताले का। बट देन आप अपने इमेजिनेशन के थ्रू, अपने क्रिएटिविटी के थ्रू किसी और शेप का सर्कल भी बना सकते हो, है ना? तो वो भी आप पॉसिबल है कि आपने सर्कल शेप का बना दिया। मेन है कि जो आप कन्वे करना चाह रहे हो वो
मतलब कन्वे हो पा रहा है या मतलब नहीं हो पा रहा है, राइट? तो कुछ बेसिक रहते ही हैं, है ना, हर लैंग्वेज में रहेंगे, बट देन आप अपने अकॉर्डिंग शेप्स को मिक्स एंड मैच करके बना सकते हो, उतनी फ्रीडम रहती है इसमें। बढ़िया। तो ये बना लिया हमने, हम पेज बनाते हैं, है ना, ऐसे करके बेंड, जो साइड से थोड़ा मुड़ा हुआ बनना है। तो आप देख रहे हो कि वही ऐसे करके हमने बनाया, है ना, और फिर हम इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से, तो अब ये मुड़ा हुआ एक पन्ना बन गया, राइट? तो बहुत मतलब बेसिक जो हम शेप्स हम देखे ना, लाइन कर्व, उन्हीं का यूज करके हम कुछ भी इसमें क्रिएट कर सकते हैं। या जैसे बलून है, तो ये ऐसे सर्कल लिया, राइट? सर्कल लेने के बाद यहाँ पे हमने एक स्क्वायर लिया, और इसको ऐसे और इसको ऐसे, है ना, ऐसे करके हम कर सकते हैं। तो ये हमारा एक बलून का स्ट्रक्चर बन के आ गया। तो हम वही बेसिक शेप्स के साथ, है ना, खेल रहे हैं, और उसी में हम कुछ कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी बना सकते हो, जैसे अगर आपको कार बनानी है तो ये एक ट्रेपीजियम बनेगा, है ना, ये ऐसे करके एक ट्रेपीजियम बन गया। फिर एक इस तरीके से शेप बन जाएगा, है ना, इस तरीके से एक शेप बन गया। फिर पहिए बन जाएंगे इसके, है ना, और बीच में से आप ऐसा कर दोगे, ये कार बन गया, है ना, और इधर आप कुछ अगर शेप्स देना चाहो, या यहाँ आपको कुछ हेडलाइट लगानी है, तो कैसे वही बेसिक शेप, है ना, कि ऐसे रखा, ऐसे रखा, ऐसे ऐसे, और फिर ऐसे, लेकिन उसी के थ्रू हम वो क्रिएशंस कर रहे हैं। फिर डिटेल अगर ऐड करना है, या हमें एक डिफरेंट मॉडल डिपिक्ट करना है, सुपर कार डिपिक्ट करना है, वो एक अलग कहानी है। बट बेसिक कार अगर डिपिक्ट करना है, तो ये 2 या 3 शेप्स की मदद से बन गया बड़े आराम से, है ना। साइकिल बनानी है, तो साइकिल कुछ ऐसा, ये थोड़ा-सा मेरा गलत बना है, बट ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो ये आपका कुछ ऐसे साइकिल के लिए मतलब ऐसे हो गया, है ना, तो ये साइकिल जैसा कुछ आ गया। ये वाली मेरी लाइन थोड़ी-सी ज़्यादा खिंची है, बट ठीक है, ये सब में पॉसिबिलिटी रहती है, राइट? तो इसको अब क्लोज़ करते चलो, है ना, इधर आप पैडल दे सकते हो, इधर ये हो सकता है, और इधर आपका सीट हो सकता है। तो इस तरीके से कैसे हम बेसिक शेप्स को कंबाइन करते हुए चीज़ों को बना सकते हैं। ओके, मुझे लगता है कि हम 10 मिनट थोड़ा-सा ऊपर जाएँगे, बट चलेगा। अगर किसी को लीव करना होगा तो उसको बाद में वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो सकती हैं, और देख सकते हैं। हम ह्यूमन्स पे चलते हैं, कि हम ह्यूमन्स को कैसे, अभी इस पे आप बहुत टेंशन मत लेना कि अभी देख के भी कैसा बन रहा है, क्यों बन रहा है, ऐसा नहीं बन रहा है, वैसा नहीं बन रहा है। अगले 2 दिन हमारे पास प्रैक्टिस का काफ़ी टाइम रहेगा, है ना? तो काफ़ी सारी चीज़ें, और आप अपने आप से भी बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट? तो जब बात ह्यूमन्स की आती है, इसमें बहुत वेरिएशंस है ना, अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीकों से बनाते हैं। कुछ ह्यूमन्स ऐसा भी बनाते हैं, ठीक है? उनको स्टिक फिगर्स कहा जाता है। ऐसा भी आप बना सकते हो। आप प्रैक्टिस तो सभी की कर लो, फिर आप देखना कि आपके स्टाइल को कौन-सी चीज़ सूट कर रही है, आपके मतलब जो आप चीज़ बनाना वहाँ पे कौन-सी चीज़ है, आपके हाथों को कौन-सी चीज़ सूट कर रही है। अ, जैसे अगर मेरा देखें तो मैं बहुत सिंपल बनाता हूँ, इस तरीके से जो अपने मेरे डेली रिफ्लेक्शंस रहते हैं, कि एक सर्कल है और ट्रायंगल है और बस बन गया, राइट? तो वो आपके ऊपर है कि आप क्या इमर्ज करना चाह रहे हो। तो एक ये तरीका होता है, एक ये तरीका होता है। डूडलिंग थोड़ा-सा स्टीरियोटिपिकल लैंग्वेज है ना? तो हम इसमें मेल और फीमेल को इसी तरीके से डिपिक्ट करते हैं, है ना? अ तो अगर फीमेल डिपिक्ट करना है तो ऐसे करके आप डिपिक्ट कर सकते हो, राइट? एक तरीका ये भी होता है कि जैसे आपने ये बनाया, को बनाया, और ये आपने हेड बनाया, है ना, सर बनाया। तो एक तरीका ये भी है बॉडी बनाने का। एक तरीका ये है, राइट?
तो इसको अगर थोड़ा छोटा देखो आप, मतलब बड़े छोटे हर चीज़ की प्रैक्टिस कर लो, है ना? ऐसे भी कर सकते हैं कि थोड़ा लंबाई में है ना? तो फिर हाथ हैं, इसमें भी हाथ ऐसे करके हो सकते हैं। तो आपको डिफरेंट है ना शेप में उसकी प्रैक्टिस करनी है कि ये किस तरीके से निकल के आ रहा है ना? कैसे निकल के आ रहा है। तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं। इसमें बस ये ध्यान रखिएगा, ये वाला जब हम इस तरीके से बनाते हैं, तो ये बहुत मतलब ऐसे करके मत बनाइएगा, है ना? ये मतलब बहुत पैरों के बीच में ऐसे गैप नहीं होना चाहिए, या बहुत ऐसे भी नहीं होना चाहिए, है ना? फिर वो इंसान लगते नहीं हैं। तो एक एक प्रॉपर एस्पेक्ट जो रेशियो है इनके बीच में, वो हम देखते हैं कि कैसा रहता है, क्या रहता है, और उसको थोड़ा-सा हम फ़ॉलो करने की अगर कोशिश करें, तो हमारा जो ह्यूमन फिगर है, वो आसानी से बन सकता है। और अगर आपको ये सब मुश्किल लग रहा है, तो आप सिर्फ़ इस पे और इन तीनों पे ही यूज़ करके इसको भी कर सकते हैं। बेसिक सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, लाइन, उसके थ्रू भी आप क्रिएट कर सकते हो। बट ये वाले ज़्यादा बेटर दिखते हैं। विज़ुअली अगर आप देखो तो ये या ये ज़्यादा बेटर दिखते हैं, जिसमें आपको ऐसे करना है ना? और ऐसे करना है। बढ़िया? ठीक है। तो मैं बस आपको ये बताता हूँ कैसे कौन से रेशियो में ये क्रिएट करना है, किस तरीके से वो क्रिएट होगा। तो हमारे शरीर में काफ़ी सारे है ना बोन्स होते हैं, बट डूडल्स में 4 ही फीचर्स हैं। पहला रहता है उसका ये जो स्टमक है या बॉडी है। दूसरा रहता है ये जो हेड है। तीसरा जो उसके लेग्स हैं, और चौथा जो उसके हैंड्स हैं, राइट? तो ये 1, 2, 3 और 4। रेशियो जो रहता है, अभी ये तो बेंड हुआ है, बट अगर ये मेरा एक्स है, हेड, राइट? तो इसको मैं एक्स से ज़्यादा रखने की कोशिश करूँगा, तो लगभग 2x के करीब ये आएगा, और फिर ये वाला जो पोर्शन है, ये भी मेरा 2x के करीब रहेगा, मतलब 2 टाइम। जितना बड़ा मैंने इसको बनाया, उतना उसका दुगना मैं इसको बनाने की कोशिश, और उसका दुगना मतलब इसी के बराबर इसकी लेंथ रखने की कोशिश मेरी रहेगी, राइट? और फिर इसमें भी वही शैडो वाली बात आ जाती है ना? तो इसमें भी हम ऐसे करके शैडो साइड में ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हम अ, दे सकते हैं। ये ऐसे हो गया। कई बार जब मैं स्टार्टिंग में इस शेप को बनाता था, तो कैसा होता था कि मेरा ये बहुत विड्थ में आ जाता था, और सर तो अपनी जगह पे है ही, थोड़ा-सा गैप भी देखते हैं नेक और के बीच में। लेकिन जब पैर बनाने की बारी आती थी, तो वो बहुत मतलब ऐसे दूर-दूर बनते थे। तो वो सब प्रैक्टिस से ही आएगा, कितना हमें वेट लेके इसको बनाना है, ताकि हमारे पैर भी बहुत ऐसे खुले-खुले ना दिखें, राइट? इसमें भी बहुत तरीके हैं। कुछ लोग जब मेल ड्रॉ करते हैं, तो पैरों को साइड में, मेल या फीमेल दोनों में पैरों को साइड से ही ड्रॉ करते हैं, राइट? बीच में ड्रॉ करने से वो ऐसे मतलब दिखने लगता है कि शायद कोई फीमेल फिगर है, या उसने कुछ ऐसा स्कर्ट पहनी हुई है। तो उससे बचने के लिए जो लेग्स होते हैं, वो हमेशा साइड से ही ड्रॉ किए जाते हैं। हैंड कभी भी बीच से नहीं ड्रॉ होंगे, है ना? अगर वो बीच से ड्रॉ होने लग गए हैं, तो फिर मतलब प्रॉब्लम है ना? वो कुछ ऐसा स्पाइडर जैसा दिख सकता है हमें। तो वैसा नहीं करना है बीच से। हमारे जो हाथ हैं शोल्डर के पास हैं, हम उसको शोल्डर के पास से ही बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ कुछ बेसिक्स हैं। अगर फीमेल फिगर है, देखो अभी इसी में थोड़ा बहुत जो पोजीशन है, उसको ही चेंज करके हम चीज़ों को बदल सकते हैं। जैसे अगर आपको लड़की ही बनानी है ना? तो ऐसे करके आपने बनाया, ऐसा उसका सर है, और हाँ, आवाज़ आवाज़ क्लियर नहीं है आपकी। अभी क्लियर है? हाँ, हाँ, अभी क्लियर है। तो वो आर्म्स के लिए आप कुछ कह रहे थे, पीछे वाली शीट दिखा के एक बार दोबारा एक्सप्लेन करेंगे कि कहाँ से नहीं बनाना है? ये बीच में से, पेट के बीच में से, मतलब ये बॉडी है ना, तो हम बॉडी में यहाँ से आर्म्स नहीं बनाएँगे, है ना? ये ओके, गलत है। ओके, ऊपर की तरफ से आर्म्स रहेंगे, ठीक है? अ, हाँ, तो बालों को हम ऐसा कर सकते हैं, है ना? तो ऐसा करने से वो एक मतलब जो फीमेल फिगर है, उसका आइडिया लगता है, ठीक है? कोई अगर बड़ा कैरेक्टर है,
है ना। बड़ा मतलब अभी इसका साइज बड़ा है, लेकिन ये एक छोटी बच्ची भी हो सकती है, डिपेंडिंग कि अगर हम इसको बहुत छोटा सा बनाएं, है ना, इस तरीके से, तो ये मतलब एक छोटी बच्ची भी लग सकती है, डिपेंड करेगा। अभी ये इसका पेट थोड़ा सा और ऐसे यहाँ से आ रही है, ठीक है। बट हम लोगों को ही चेंज करके थोड़ा सा मदर को भी दिखा सकते हैं। तो आप ऐसा कर लिया आपने, है ना, और ऐसा, फिर यहाँ पे आपने ये रखा, यहाँ से इसको ऐसे रख सकते हैं, और ये ऐसे करके, तो आपने ऐसे करके बना लिया, तो ये अब एक है ना, थोड़ा सा मदर बन गई। बालों को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया कि ये इस तरीके से बन गया है। थोड़ा सा और एक एक जनरेशन और आगे जाना है, तो आप ऐसा कुछ बना सकते हो। थोड़ा सा इसको टिल्ट करके यहाँ पे लेके आ सकते हो, है ना, थोड़ा सा आगे की तरफ, या थोड़ा और आगे भी आ सकता है, बट ठीक है। और ये बाल ऐसे जा सकते हैं, और ये मतलब ऐसे आ सकते हैं बाल, है ना, और ये हाथ मतलब ऐसे आएंगे, और फिर उसमें कुछ ऐसा होता है, तो ये बाल कुछ इस तरीके से आएंगे, या थोड़ा और गर्दन, थोड़ी और उम्र हो गई है ना, तो थोड़ा और यहाँ पे गर्दन आ सकती है, तो यहाँ पे आ गई तो और पता चलेगा कि अच्छा ये और, है ना, एज है इनकी। तो वो डिपेंड करेगा कि आपका कैरेक्टर कैसा है, बट उसके अकॉर्डिंग आप, है ना, वो बालों की पोजीशन, सर की पोजीशन, उसके थ्रू वो चेंजेस करके आप कैरेक्टर को चीजें या कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा ह्यूमन फिगर्स बारे में बात हुई है, लेकिन हम है ना, आने वाले दिनों में ह्यूमन फिगर्स की काफी बातें करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको एक टीम को दिखाना है, या आपको कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को दिखाना है ना, तो आप ऐसे ऐसे करके बना सकते हो, राइट। तो यह बहुत बेसिक, परिधि जी, हैंड का रेशियो जो है वो यहाँ पे जो रेशियो है ये एक्स है, और यहाँ से जो एल्बो से बेंड हुआ है ये भी एक्स हम रख सकते हैं, है ना। मतलब अगर मैं इस पेज पे बताऊं, तो ये हमने एक्स रखा, ये हमने 2x रखा, जो हैंड निकला उसमें ये पोर्शन एक्स निकला, और ये भी पोर्शन हम एक्स रख सकते हैं। तो ये एक्स और ये एक्स, जहाँ से एल्बो बेंड होता है। तो अब ये इस तरीके से हमने बनाया, है ना, और ये ऐसे किया, इसको हम हेड दे सकते हैं, और इसमें हम हाथों को ऐसे कर सकते हैं, राइट। तो ये इस तरीके से कुछ चीज़ें आ सकती हैं, और इसमें अगर ये लड़की है तो फिर इसके बालों को ऐसा हम बना सकते हैं, इसको हम कुछ जेब दे सकते हैं, या जो भी हमें ऐड करना है इसको। अगर हमें टोपी, है ना, ये कोई यूथ है तो वो टोपी ऐसे पहन सकता है। तो डिपेंड करेगा कि कैसा कैरेक्टर है या हम क्या डिपिक्ट कर रहे हैं, बट वो अलग अलग कैरेक्टर्स, अलग अलग उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कोई चश्मा पहने हुए है तो हम उसको फिर चश्मा भी पहना सकते हैं। ऐसे करके हम एक टर्न दे सकते हैं, है ना। और यहाँ टीम, अगर हमारी टीम है तो हम टीम लिख सकते हैं, फैमिली है तो फैमिली लिख सकते हैं। और इसमें भी पेंसिल है अगर आप, तो पेंसिल से आप शैडो भी देके देखो कि ये कैसा दिख रहा है, राइट। ये इस तरीके से शैडो दे सकते हो इसको। शैडो, क्योंकि ये एक इमेजिनरी चीज है, तो इसका जो शैडो रहेगा वो बाहर की तरफ रहेगा, है ना। तो ये बाहर की तरफ आ गया, तो इस तरीके से हम एक शैडो दे सकते हैं। हाथों को हम और कुछ अगर सिग्निफाई करना है तो हम ऐसे करके भी कुछ लाइंस खींच सकते हैं, तो वो थोड़ा और की तरफ ध्यान जाएगा। तो इस तरीके से है ना, हम चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं ह्यूमन फिगर्स के साथ। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा जो स्पेस को कवर करना है वो ज़्यादा बेटर रिप्रेजेंटेशन देता है। और उसमें फिर हम नाम लिखना है तो हमें स्पेस मिल जाता है नाम लिखने के लिए, कि यहाँ पे अगर है ना, मान लीजिए कि इसका नाम XYZ है और इसका ABC है, तो वो सब स्कोप रहता है। या अगर अंदर कम जगह है तो हम बाहर नाम लिख सकते हैं, या और भी चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो हमें इस फिगर्स में थोड़ा-सा बेटर मिलता है, रादर दैन कि अगर हम दूसरे तरीके का कोई फिगर ड्रॉ करें। अगर ऐसा करते हैं तो स्कोप बहुत कम होता है, इसमें भी स्कोप बहुत कम होता है, क्योंकि फिर हाथ आएगा एंड देन दूसरा डायग्राम थोड़ा-सा दूरी पे बनेगा। बट इसमें हम कंटीन्यूअसली
बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, तो वो कम स्पेस भी लेता है और दिखने में भी थोड़ा अच्छा निकल के आता है। तो ये एक चीज़ निकल के आई, जैसे टाइम। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इतना क्या आप लोग सब कर पाए? सही से हो पाया क्या? Yes. थोड़ा ओके। तो एक और फीडबैक ले लेते हैं, ये भी एक फीडबैक का है। व्हाट इज़ द टेम्परेचर, मतलब अब आपको कैसा फ़ील हो रहा है? हॉट, माइल्ड या फिर फ्रीज़िंग? आप चैट में पॉइंट कर सकते हो, उसके लिख सकते हो और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी टीम में इसका कैसे, या बच्चों के साथ या कुछ अगर रिट्रीट हो रही है, वहाँ पे आप इसको फीडबैक की तरह कैसे यूज़ करें। बट आप चैट पे आपको इस 3 कैटेगरी में आप कहाँ पे हो? जल्दी से अगर आप बता पाओ। माइल्ड, हॉट, बढ़िया। मैं बढ़िया। तो अभी कैसा होता है, आप लोग लिखो, बट मैं ये भी बताता हूँ कि कैसे इसको हम टीम मीटिंग्स में या रिट्रीट्स में, या अगर हमारा नॉर्मली भी ऑफिस में कुछ है, वहाँ पे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आपने इसको एक चार्ट पे, एक बड़े से चार्ट पे प्रिंट करके या बोर्ड पे इसको ड्रॉ कर दिया, और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, फिलहाल इतने ही हैं। और ये जो बिंदी होती है ना, जो छोटी वाली बिंदी होती है या बड़ी वाली भी, अभी कैसा हो सकता है कि कोई है ना इसमें से पिक करके, है ना, और वो यहाँ पे पुट किया जा सकता है उस पर्टिकुलर बिंदी को। और आप देख सकते हो कि अच्छा, जो हमने दिन भर में बातें की, आप रिट्रीट में हो और आप दिन भर डिस्कशन कर रहे हो विजन को लेकर के, या किसी नए प्रोजेक्ट को लेकर के, या किसी क्लासरूम में किसी टॉपिक को लेकर के, एंड देन बाय द एंड आप है ना लोगों को देख सकते हो कि कितने है ना फ्रीजिंग पे रखा है डॉट्स को, कितने लोगों ने माइल्ड पे रखा है, कितने लोगों ने हॉट पे रखा है। 4-5 सेशन है, सेशन में ऐसा ब्रेक के टाइम भी हो सकता है कि आपको अगर चेंज करना है, तो आप है ना पहले फ्रीजिंग पे थे, तो यहाँ से उठा के आपने यहाँ रख दिया, यहाँ से उठा के यहाँ। तो आप एक विजुअल फीडबैक मैकेनिज्म वो दिन भर में देख पा रहे हो कि अच्छा, पहले सेशन में काफ़ी सारे लोग यहाँ पे थे या यहाँ पे थे, सेकंड सेशन में यहाँ पे थे। हो सकता है तीसरे सेशन के बाद बोरिंग होने लगा, तो यहाँ पे ज़्यादा लोग आ गए। तो वो आपको सेंस मिलता रहता है, एनोनिमस रह के, नाम लिखने के, बट उस तरीके से आपको एक फीडबैक पता चल जाता है। तो इस तरीके के विजुअल चीज़ों को हम कैसे यूज़ करें रिट्रीट्स में, ऑफिस की मीटिंग्स में, कॉलेजेस में, नोट टेकिंग्स में, वो भी बीच-बीच में मैं आपको शेयर करता रहूँगा। तो ये भी आप नोट कर सकते हो। बढ़िया, मुझे लगता है आज का जो कंटेंट था वो तो सही से हुआ। ये बुकलेट आपकी बन गई होगी। मैं वापस चलता हूँ, बस 2 मिनट और फिर हम इसको एंड करते हैं। तो हमारा इसमें बाकी सारी चीज़ें हो गई हैं। हमारा सिर्फ़ टेक्स्ट वाला बाकी रह गया है, जिसको हम अब कल देख लेंगे कि हम टेक्स्ट हमने लिखा थोड़ा-सा, लेकिन इसको और कैसे बेटर लिख सकते हैं और उसमें क्या चीज़ें होती हैं, वो हम एक बार कल थोड़ा-सा स्टार्टिंग में देख लेंगे। फिर आते हैं असाइनमेंट पे, राइट? तो आपके पास 2 असाइनमेंट हैं। पहला असाइनमेंट है कि जो आपने इनर और आउटर रियलिटी अपना विजुअल रिज्यूमे के लिए लिखा था ना, किसी ने 4 पॉइंट लिखे होंगे, किसी ने 2 लिखे होंगे, किसी को और समय चाहिए। तो वो आप अब कोशिश करना कि अगर आपको आज रात में या कल सुबह थोड़ा-सा समय मिल पाए, और बहुत ऐसा सजाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मेरी तरह डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। बट आपने अगर 2 या 3 पॉइंट्स अपनी रियलिटीज़ लिखी हैं, कैसे आप है ना उसको डिपिक्ट करना चाहते हो। अभी अभी सिर्फ़ इस पे बात कर रहे हैं, कैसे आप चाहते हो। क्या आपको लगता है, और फिर उसपे हम कल थोड़ा-सा डिस्कशन कर लेंगे। तो वो क्योंकि आपके कॉन्टेक्स्ट से निकल के आएँगी चीज़ें, तो उसके आइकन्स आपके लिए ज़्यादा रेलेवेंट होंगे, राइट? तो वो एक आपका एक होमवर्क कह लीजिए या असाइनमेंट कह लीजिए। पहली शर्त यही है कि आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना? वो अगर आप नहीं करोगे, तो बहुत गड़बड़ होगी, और आज पहला दिन है, तो उसका सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज ही के दिन है ना? तो वो आप एक एक ट्राई करना। दूसरा है कि जो हमने वाई वाला शीट में देखा था ना, कि ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, अगर आपके पास समय बचता है, पहला वाला ज़रूरी है, उसके बाद आप इसको थोड़ा-सा सोचने की कोशिश करना कि फन को मैं कैसे डिपिक्ट करूँ?
टू द पॉइंट को कैसे डिपिक्ट करूँ, है ना? या कम्युनिकेट फास्टर हो रहा है, इसको कैसे डिपिक्ट करें, या प्रोसेस क्लैरिफाई हो रहा है, इसको कैसे डिपिक्ट करें। 75 वाले को छोड़ दीजिएगा, वो ऑलरेडी मैंने दिखाया विजुअल उसका, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। बट इनमें से आप कितनों का कर पा रहे हैं, है ना? क्योंकि यही आपको कम्युनिकेट करना है। ड्राइंग एक पोर्शन है, बट आप कम्युनिकेशन के लेवल पे जाके कितना सोच पा रहे हो, तो आपका अपना एक बेसलाइन हो जाएगा तैयार। जैसा अभी पहले दिन मैं इतना ही सोच पाया या ऐसे ही आइडियाज़ आए, अगले 2 दिन फिर उस पे आपको वर्क करने में थोड़ा आसानी रहेगी अगर आप सोच के आओ। बट ये ऑप्शनल है, राइट? पहला वाला आप थोड़ा-सा ट्राई करना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कर सकते हो? सबसे पहला तो यही है कि टाइम निकाल लीजिए ड्राइंग के लिए। ये पहला दिन है तो इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है। आज अगर नहीं कर पाएँगे तो फिर अगले 2 दिन सिर्फ़ आप सुन पाएँगे, देख पाएँगे, कुछ-कुछ चीज़ें ग्रैस्प होंगी, बट एक वो जो जर्नी की शुरुआत है वो मुश्किल होगा, अगर आप आज आज के दिन समय नहीं निकाल पाते हैं। उसको आप बॉटम कॉर्नर में, मतलब जो पेज रहेगा जहाँ पे भी आप ड्रॉ करोगे, और बहुत बेसिक ड्राइंग, बहुत हाई-फाई ड्राइंग नहीं चाहिए। उसमें आप अपना नाम बॉटम कॉर्नर पे लिख दीजिए। एक अच्छी फ़ोटो खींच के, और उसको आप चाहें तो एक अच्छी स्टोरी के साथ कि आपने अपना विजुअल रिज़्यूमे बनाया है। आप अपने फ्रेंड्स को या फैमिली को, या अगर आप सोशल मीडिया पे उसको डालना चाहें, तो वहाँ से वो फीडबैक्स मिलते हैं कि कैसा आपने ड्रॉ किया है, वो कर सकते हैं। आप टैग भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको देखूँ और मैं उस पे फीडबैक दे सकूँ, या मैं अपने प्रोफ़ाइल पे उसको शेयर कर सकूँ, तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो मैं शेयर कर दूँगा ग्रुप पे, उसको भी टैग कर सकते हैं। तो मुझे भी आपका जो पोस्ट है या आपने जो क्रिएट किया होगा वो दिख जाएगा। साथ में ये जो हैशटैग है, ये आप ज़रूर यूज़ कर लीजिएगा। उसका जो बेनिफिट है ना? वो ये है कि आप मुझे टैग कर सकते हो और मैं आपका कंटेंट देख सकता हूँ। बट अगर ये हैशटैग का सारे लोग यूज़ करेंगे, तो फिर हम सारे एक-दूसरे का भी देख पाएँगे, राइट? कि किसने कैसा बनाया है, और हम जो कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, जो हम तीसरे दिन देखेंगे कि वो विजुअल थिंकर्स की जो कम्युनिटी है, वहाँ पे हमको एक-दूसरे का काम से इंस्पिरेशन लेने का थोड़ा-सा मदद मिलता है कि अच्छा, मेरा भी सिमिलर प्रोफ़ेशन है टीचिंग का, मैंने ये 5 चीज़ें सोची, बट इसने इसको इस तरीके से डिपिक्ट किया है। तो वो हैशटैग से ढूँढना थोड़ा-सा आसान होता है, और फिर एक मैं गूगल फ़ॉर्म शेयर कर दूँगा, जिसपे आपको अ, वो असाइनमेंट, मतलब शेयर करना होगा, जो कि अ, मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। बेसिक एक अ, फ़ॉर्म है। कुछ इस तरीके का ये गूगल फ़ॉर्म है। ये बस इसलिए है कि एक जगह पे चीज़ें डॉक्यूमेंट हो जाएँ। तो यहाँ पे बस आपको अपना नाम, आज पहला दिन है तो वो दिन, और यहाँ पे वो पहला असाइनमेंट का फ़ाइल, और यहाँ पे वो दूसरा असाइनमेंट जो ऑप्शनल है उसका फ़ाइल अटैच करना होगा। और वो एक जगह पे चला जाएगा। तो कल जब हम शुरू करेंगे, तो हम उन असाइनमेंट पे डिस्कशन से शुरू करेंगे कि क्या वहाँ पे अभी प्रॉब्लम आ रही है और उसको कैसे दुरुस्त करें, या डिपिक्शन और किस तरीके से हो सकता था, या शैडो कहाँ नहीं हुआ, या टेक्स्ट कहाँ बड़ा हो गया, या स्पेस का कहाँ यूज़ नहीं हुआ। तो वो हम असाइनमेंट्स अगर आप इस पे अपलोड कर दोगे, तो हम थोड़ा-सा उसके डिस्कशन के थ्रू हम स्टार्ट कल करेंगे। राइट। अ, हाँ, 1 मिनट। इसके बाद बस एक चीज़ बचती है, जो गिफ्ट्स थे असाइनमेंट के बाद, और तो ये पूरा मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूँगा, ये आप सारे डिटेल्स देख सकते हो। अ, जून, जुलाई के टाइम पे मैं ऐसा 4 वीक का एक फ्री विजुअल वोकैब्युलरी का कुछ कोर्स स्टार्ट करूँगा, जो कि आपको इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे मिलेगा, इसके कोई चार्जेस नहीं रहेंगे। तो जो आइकन्स की हम बात कर रहे हैं ना, तो मैंने कहा कि कम से कम हमारे पास 100-200 आइकन्स होने चाहिए, जिसको हम तुरंत यूज़ कर सकें। मतलब अगर लेक्चर चल रहा है या कोई डिस्कशन चल रहा है, और हम सोच ही रहे हैं कि कैसे इसको डिपिक्ट करें, तो मुश्किल होता है। तो वो भाषा जो है, वोकैब्युलरी, वो अभी भी हम 3 दिन में सीखेंगे ही ढेर सारे आइकन्स। हमने आज भी बहुत सारे आइकन्स देखे, हम अगले 2 दिन में भी देखेंगे। बट ये डेडिकेटेडली आइकन्स के ऊपर और विजुअल वोकैब्युलरी के ऊपर एक फ्री कोर्स रहेगा, जो इंस्टाग्राम पे मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा, तो वहाँ पर भी वो आप देख पाओगे। दूसरा रहेगा कि जो नेक्स्ट विजुअल थिंकिंग की वर्कशॉप रहेगी, तो जो अभी के पार्टिसिपेंट्स हैं, जून में अगली वर्कशॉप होगी, और हर वर्कशॉप का कंटेंट मैं चेंज कर देता हूँ। मतलब बेसिक्स वही हैं, शायद पहला दिन वही रहता है, बट उसके बाद जैसा कोहोर्ट आया है, जैसे अब इस कोहोर्ट में कोई पॉटर भी है
है ना, कोई फैशन स्टाइलिस्ट है, कोई इन्वायरमेंट पे काम कर रहा है, तो अब उनके कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आगे के 2 दिन थोड़े से डिजाइन रहते हैं, लाइक उनके कॉन्टेक्स्ट में क्या चीजें रेलेवेंट हैं। तो ऐसे ही अगला भी जो कोहोर्ट होगा वो अपने आप में ऑब्वियसली बहुत डिफरेंट होगा, डिफरेंट लोग आएंगे, तो वो भी आप, क्योंकि आप अभी इसमें आए हैं, तो वो भी एक एज अ गिफ्ट है कि आप उस वर्कशॉप में भी जब भी होगा आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू। किसी के पास अगर कोई सवाल ना हो या अगर हो तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम एक ग्रुप सेल्फी ले सकते हैं एंड अगर सब अपना कैमरा ऑन कर पाए, अगर कोई सवाल है तो पहले सवाल पूछ लेते हैं, राइट, एंड फिर हम एक फोटो लेते हैं और खत्म करते हैं आज का। किसी के पास कोई सवाल है क्या? आप हैंड अगर रेज कर रहे हो तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। हाँ, किसी के पास अगर सवाल नहीं है तो आपने अभी एक शीट पे मतलब आपके पास एक बुकलेट आपने ड्रॉ कर ली होगी ना, या किसी शीट पे या पेज पे ड्रॉ किया होगा, आप उस बुकलेट को सामने रख सकते हो क्या? एंड मैं बस एक और आप में से भी कोई ले सकते हो, है ना, अगर आपको इमेजेस लेनी है तो आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में मेरे साथ या ग्रुप पे शेयर करोगे। मैं ग्रुप आज ओपन कर दूंगा, बस प्राइवेसी का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ग्रुप के। या तो अगर आप हाँ, मैं अपना बस को बंद हाँ, थैंक यू। बढ़िया, वो फोटो आ गई, बट थोड़ा टेक्निकल कुछ ग्लिच आ रहा था। मैं बस अपना वीडियो ऑन कर लेता हूँ और थोड़ा सा चेंज। ओके, शुक्रिया। थोड़ा सा समय ज़्यादा चला गया, बट आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। और थोड़ा सा आप अगर कॉन्टेक्स्ट को, है ना, वो असाइनमेंट करके आ पाओ, अपना विजुअल रिज्यूमे एटलीस्ट अगर हम इन 3 दिनों में तैयार कर पाएँ, तो वो अपने आप में एक बड़ा काम है कि हम वो मेरी भी प्लानिंग है कि अपना जो विजुअल रिज्यूमे है उसको मैं बड़ा सा एक प्रिंट आउट करा के अपने रूम में उसको पेस्ट कर लूँ, ताकि जब भी देखूँ तो अपने को याद आता रहे कि अच्छा, इंटरनल रियलिटीज़ भी कुछ हैं और बाहर की भी चीज़ें हैं और इवॉल्व होती हैं। तो अगर आप वो स्टार्ट कर दोगे तो अपने बारे में काफ़ी सारी चीज़ें, जो बैरियर्स होते हैं या जो गिफ्ट्स होते हैं, वो पता चलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मिलते हैं कल और देखते हैं कि कैसा आप अपना रिज्यूमे तैयार करके आते हैं। थैंक यू। Thank you, Abhishek.